बैक प्रीवियस एग्जाम जो सॉल्व पेपर है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का जो पेपर फर्स्ट ईयर एलएलबी और जो आपका थर्ड ईयर बीएएलएलबी जो होता है 5 ईयर कोर्स का सेम क्वेश्चन पेपर होता है। जैसे कि आप सबको पता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो कि नया सिलेबस है और अप टू डेट देखते हैं ये क्वेश्चन पेपर हम देख रहे हैं जिसमें अराउंड 50 to 60% आपका पूरा सिलेबस के क्वेश्चन इसमें आए थे। तो 50 to 60% आपका जो 75-25 पैटर्न है इसके अंदर ये सिलेबस भी कंप्लीट हो जाता है। तो आइए देखते हैं पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है प्रीवियस एग्जाम का सॉल्व पेपर। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए जिससे कि इस तरह के अच्छे वीडियो मैं आप सबको भेजते रहूँ और आप सबको ये सब मिलता रहे। तो आइए देखते हैं इसको डिटेल में। सो इट्स ए मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर एज यू ऑल नो कि ये जो टोटल क्वेश्चन पेपर होता है 150 जो मिनट्स का होता है 2 hours 30 minutes और ये 75 मार्क्स का पेपर होता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का जो थियरी पेपर आपका 75-25 पैटर्न में। तो इसमें टोटल जो होते हैं 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं। जैसे आप सबको पता है कि क्वेश्चन नंबर 1 होता है जिसमें टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं और आपको एनी 6 करना होता है। तो इसमें जनरली सजेस्टेड ये है कि अगर आपके पास टाइम है तो 8 के 8 आपको सॉल्व करते हो तो जो भी 7 में बेस्ट 8 में जो बेस्ट मार्क्स होता है वो आपको कैरी फॉरवर्ड होता है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 इसका जो सेकंड पार्ट है वो शॉर्ट नोट्स होता है जनरली। इसमें एनी 2 आपको करना होता है, 6 मार्क्स होते हैं टोटल एक सब्जेक्ट एक जो क्वेश्चन को। और उसके बाद जो आपको इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ है कि इसमें से एनी 2 जब आप सिलेक्ट करेंगे और ये 12 मार्क्स आपको मिलता है जब आप रिलीवेंट अच्छे पॉइंट्स अराउंड 15 लिखते हो, आप 12 to 15 पॉइंट्स कम से कम और 20 पॉइंट्स अगर आप लिखते हो तो बहुत अच्छा लिखिए। उतनी राइटिंग स्पीड फिर होनी चाहिए, वो क्वालिटी होनी चाहिए, वो भी हम इसको डिटेल में जब सॉल्व करेंगे तब देखेंगे। उसी तरह से ये प्रॉब्लम बेस्ड जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 3 इसमें भी आपको 4 क्वेश्चन होते हैं ऑप्शंस में और इसमें 2 क्वेश्चन आपको एनी 2 क्वेश्चन आपको करना होता है। बहुत स्कोरिंग होता है इसको और स्टूडेंट को ये किस तरह से करना है वो भी हम बताएंगे आप सबको। ये जो 4 क्वेश्चन है ये जो टॉपिक्स पे आए हैं वो टॉपिक भी वो पूरा कवर करता है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 जैसे आप देख रहे हैं कि टोटल इसके अंदर भी अराउंड आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एनी 3 आपको करना होता है और ये भी जो इसमें पर क्वेश्चन को जो आंसर के आपको मार्क्स होते हैं वो 13 मार्क्स होते हैं टोटल। तो इसमें भी आपको एक्सपेक्टेड है कम से कम 26 अच्छे रिलेवेंट पॉइंट आप लिखिए। तो नंबर वाइज आपको नहीं लिखना है, आपको थियरी है तो इसमें जैसे कि अगर स्टेट पूछा है इन डिटेल तो डिटेल में आपको बताना है, राइट डाउन प्रोविजन तो प्रोविजन वगैरह तो रिलेवेंट पॉइंट जिस तरह से क्वेश्चन पूछा है अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया इसमें तो आपका आंसर लिखना ईजी हो जाता है और उसी तरह से आपको आंसर लिखना होता है। तो इस जो पैटर्न है इसमें हम देखते हुए सबसे पहले हम फुल लेंथ क्वेश्चन को किस तरह से आंसर कर रहे हैं और ये क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे ये हम डिटेल में करते हैं। विल सी इट इन डिटेल एंड ईच क्वेश्चन इज इक्वल टू 1 चैप्टर। और ये जो इंपॉर्टेंट क्रीम क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में आने की जो इसकी संभावना ज़्यादा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जैसे है कि आपके सिलेबस में भी है, स्टेट इन डिटेल द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड कंपेयर विद द फंडामेंटल राइट। दोनों के बारे में पूछ लिया है, फंडामेंटल राइट के बारे में भी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी और डिटेल में बताया कि इसको आप कंपेयर करिए और बताइए कि एग्जैक्टली क्या है। जैसे कि आप सबको पता है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होती है वो डायरेक्शंस होती है कि गवर्नमेंट को जैसे जैसे आप डेवलप करोगे, जैसे जैसे आप जो आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी और आपको वेलफेयर के लिए कुछ कानून बनाने हैं और ये कानून कौन से बनाने हैं इसके जो डायरेक्शंस होता है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिया हुआ है। उसी तरह से इसकी फंडामेंटल राइट जब हम देखते हैं कि जो आपके सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है जो फंडामेंटल राइट उसके सारे डिटेल जो फंडामेंटल राइट में दिए हुए हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। So now as you all know, the Indian Constitution is a remarkable document that not only lays down the structure of the government, but also ensures the protection of the rights and the welfare of its citizen. तो राइट्स प्लेस ए वेरी इंपॉर्टेंट, अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो आपका मूलभूत अधिकार है। देन वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजन मीन्स फॉर देयर गुडनेस, फॉर देयर गुड रोड्स, फॉर देयर सेफ्टी, फॉर देयर लॉ एंड ऑर्डर, टू फॉर हैप्पीनेस एंड टू लिव अ गुड सिविलाइज्ड सोसाइटी. So the balance of the two important aspects, that is fundamental right, that is the legal right guaranteed to the individual to protect their freedom, dignity and equality is given under fundamental right. और फंडामेंटल राइट जैसे आप सबको पता है कि वो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो आपका पार्ट 4 है कि उसके अंदर भी जो गाइडलाइंस दिए हुए हैं वो 36 to 51 में जो दिए हुए वो आपको देखना है आर्टिकल के। So directive principle of state policy we are doing, they are the guidelines to the government to make the policies. So directive principle क्या करती है, पॉलिसी बताती है कि आप इस तरह के पॉलिसी बनाइए, कि इस तरह के कानून बनाइए लोगों के वेलफेयर के लिए। सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को बताता है। दो बोथ आर डिफरेंट इन नेचर, फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, दे आर इंटरकनेक्टेड एंड टुगेदर दे फॉर्म द कोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप देखते हैं तो इसके अंदर their aim is to protect the democratic, just and welfare and oriented nations. So what is directive principle of state policy जिसको DPS, PS भी शॉर्ट फॉर्म में लोग बोलते हैं लिखते समय और राइटिंग में भी।
तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इट्स फाउंड इन एक्चुअली पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे आपको पता है कि आर्टिकल 36 to 51 ही स्टेट्स अबाउट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी of the constitution are instruction, these are the instructions guidelines to the government to create a just and fair society। और उसके लिए उनको पॉलिसी बनानी है, कानून बनाने हैं, और जो वेलफेयर के लिए, जिससे कि सब जगह शांति हो, लोगों का वेलफेयर हो, उनको जस्टिस मिले, उनको फेयरनेस इन सोसाइटी हो। तो दे वेर इंस्पायर्ड बाय द इरिश कॉन्स्टिट्यूशन। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लिया गया था, ये इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से एक्चुअली लिया गया था, जो रिफ्लेक्ट करता है सोशियो इकोनॉमिक विजन of the framers of the constitution। so these principles are not enforceable by the court actually। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जैसे कि फंडामेंटल राइट इन्फोर्सेबल है कि अगर किसी का वायलेट होता है तो कोर्ट उसको देगी, और इसी तरह से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को नॉन इन्फोर्सेबल बोलते हैं, बट दे आर फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, जो कि मैनी केस लॉ में जो जज ने बार बार बताया है, कोर्ट ने बार बार बताया है। तो फीचर्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी देखते हैं, उसके बाद हम कंपैरिजन देखेंगे कि ये क्या है एक्चुअली। फीचर ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है कि नॉट एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट, द सिटीजन कैन नॉट गो टू कोर्ट टू एनफोर्स डीपीएसपी, जैसे हाउएवर दे आर इंपॉर्टेंट फॉर गुड गवर्नेंस। तो फंडामेंटल ये है कि इन गवर्नेंस है, जैसे आर्टिकल 37 है, ये स्टेट करता है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल्स इन मेकिंग लॉ। तो वट एवर द प्रिंसिपल और वट एवर इज बीन स्टेटेड इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसका जो कानून बनाने के लिए उनकी ड्यूटी हो जाती है स्टेट की, एज पर द प्रिंसिपल्स इन द मेकिंग ऑफ द लॉ, जैसे आर्टिकल 37 बोलता है। देन ऑल्सो एम टू एस्टेब्लिश ए वेलफेयर स्टेट। जो सेकंड ऑब्जेक्टिव जो है फीचर्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का, जो हम इस लेक्चर में देख रहे हैं, आप इसको बार बार सुनते रहिए जो लेक्चर है, जो इससे कि आप सुनोगे तो एग्जाम में आपको लिखने में ईजी हो जाती है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो हम ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं कि फीचर्स कर रहे हैं कि व्हाट आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स प्रिंसिपल, तो इसमें नॉट इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट, फंडामेंटल इन गवर्नेंस आर्टिकल 37, aims to establish a welfare state, जैसे the goal is to reduce inequality, they ensure social justice and promote common good, that we'll see ahead in the lecture also। A broad ideological basis, जैसे DPSC include the ideas of socialism, Gandhian philosophy and liberal thought, that is very important। जो पूरा इंटायर 36 to 51 जो आपका आर्टिकल है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का, वो एक्चुअली सोशलिज्म को और समाजवाद को, गांधीयन फिलोसफी जो है और लिबरल थॉट है, उसको प्रमोट करता है। जो क्लासिफिकेशन अगर आप देखते हैं, दो नॉट ऑफिशियली क्लासिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, स्कॉलर्स एंड कोर्ट्स ऑफन डिवाइड देम इनटू द कैटेगरी। जैसे सोशलिस्ट प्रिंसिपल जो है, दिस प्रिंसिपल एम टू रिड्यूस द इनइक्वालिटी एंड इंश्योर द बेसिक नीड्स फॉर ऑल। जैसे आर्टिकल 38 है, state shall promote the welfare of the people and reduce inequality, which is reflected in the socialist principles। Also article 39 जो government must provide a decent livelihood for all, distribute wealth fairly and prevent the concentration of wealth, ensure equal pay for equal work and protect the children from the children and workers। So these are the provisions that is been made for the various sector of the society, various sects of the society। So this plays a very important role in making the law and the policies as per article 39, that government must ensure that provide a decent livelihood, yeah, distribute wealth fairly, prevent concentration of wealth, equal pay for equal work and protection of children and the worker। Article 34 likewise right to work बताता है, education and public health in hardship। आर्टिकल 44 जस्ट एंड ह्यूमन वर्किंग कंडीशंस, मैटरनिटी रिलीफ के बारे में प्रोविजन ऑफ पॉलिसी बनाने बोलता है गवर्नमेंट को। आर्टिकल 43 सेज द फेयर वेजेस एंड लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ वर्कर्स which to be there and the policies and laws to be developed as the state develops, as the economy develops, as they get the fund, as they are in a process to do it, so they are supposed to do it। आर्टिकल 43 है जैसे पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट, जैसे कि अब जो इतने भी कमिटियां बनती है उसमें सारा इक्वल पार्टिसिपेशन सारे स्टेक होल्डर का होता है। तो आर्टिकल 43(8) स्टेट्स दैट शुड बी द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट। तो उसी तरह से आर्टिकल 47 है कि इम्प्रूव न्यूट्रिशन, लिविंग स्टैंडर्ड एंड पब्लिक हेल्थ। तो इस सब पे क्या क्या पॉलिसी आई है वो भी हम आगे चल के डिटेल में देखेंगे इस आंसर में। एंड देन द अदर थिंग्स which is given in the Gandhian principles, this reflect the Mahatma Gandhi's vision of self-reliant rural, जैसे इंडिया एंड सोशल हार्मनी के बारे में। जैसे आर्टिकल 44 है, 40 है कि सॉरी आर्टिकल 40 जो एस्टैब्लिश करता है एंड एम्पावर करता है विलेज पंचायत को, विलेज पंचायत के बारे में जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 40 में दिया हुआ है। आर्टिकल 43 जो आपका है जो प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज इन द रूरल एरियाज, एंड 46 जो है कि प्रमोट एजुकेशन एंड प्रोटेक्ट वीकर सेक्शन स्पेशली शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। तो ये जो विजन थे गांधीयन प्रिंसिपल्स थे, उनकी जो सोच थी उसको भी जो है कि इसमें लाने की कोशिश की है। सब बार बार कोर्ट ने कहा है कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन जो महात्मा गांधी विजन ऑफ सेल्फ रिलायंट रूरल इंडिया एंड सोशल हार्मोनी के जो प्रोविजन है that is there and the policies is to be made such that it reflects the Mahatma Gandhi's vision also। आर्टिकल 47 जो बताता है कि बैनिंग इंटॉक्सिकेशन ड्रिंक्स एंड
हार्मफुल ड्रग्स, जैसे कि अगर अल्कोहल पे प्रतिबंध लगा दिया, या आर्टिकल 48 है द इम्प्रूव एनिमल हस्बेंडरी एंड बैन काउ स्लॉटर। तो ये भी चीज़ें जो आपके आर्टिकल 48 में दी हुई है, जो गांधी प्रिंसिपल से रिफ्लेक्ट करती है। उसी तरह से लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स जो है कि आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में दी हुई है कि दिस आर द मॉडर्न एंड प्रोग्रेसिव आइडियाज प्रमोटिंग द लिबर्टी जस्टिस एंड पीस। जैसे आर्टिकल 44 है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बोलता है कि लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल की सबकी समानता होनी चाहिए, सिविल राइट्स भी, जैसे क्रिमिनल राइट सबके लिए सेम है उसी तरह से सिविल राइट भी सबके लिए सेम होनी चाहिए। उसी तरह से आर्टिकल 45 है कि एवरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर्स की ये कंपलसरी, बाद में आपको इस पर अमेंडमेंट आके जो आर्टिकल 21A बनाया गया जो 14 ईयर्स तक कर दिया गया। आर्टिकल 48A जो है प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, एनवायरनमेंट लॉ में इसको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जितने भी एनवायरनमेंट लॉ के एक्ट निकल के आए हैं तो इस जो आर्टिकल है उससे वो इंस्पायर होकर आए हैं कि आर्टिकल 48 प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। उसी तरह से आर्टिकल 49 है टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस एंड आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल 51 जो बोलता है कि प्रमोट पीस एंड रिस्पेक्ट इंटरनेशनल लॉ। सो दिस आर द लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल जो कि आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिए हुए हैं। ये देखते हैं कि व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स। इसका जो डेफिनेशन है फंडामेंटल राइट का, फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक ह्यूमन राइट। जैसे आपको पता है कि आर्टिकल 12 to 35 में आपको फंडामेंटल राइट है, तो फंडामेंटल राइट आपका 12 से शुरू होता है 35 तक रहता है। तो फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक ह्यूमन राइट्स गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू ऑल सिटीजन। दिस राइट्स आर एसेंशियल फॉर द ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल एंड फॉर इंश्योरिंग डिग्निटी एंड इक्वलिटी एंड फ्रीडम इन सोसाइटी। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फंडामेंटल राइट। की फीचर जो फंडामेंटल राइट के अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिए हुए हैं कि ये है कि द इंश्योर्ड इन द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 12 to 35 it is enforceable by the court, that is the individuals can directly approach Supreme Court under Article 32 or High Court under Article 226 if their rights are violated. उसी तरह से apply primarily to citizens though some rights extend to the non citizens also। जैसे ये जिसमें जो जितनी भी प्रजा है कि जितने भी लोगों को ये फंडामेंटल राइट मिलती है, जैसे आर्टिकल 21 है कि नो पर्सन मीन्स ऑल पर्सन वेदर ही इज द सिटीजन नॉन सिटीजन, कि ये सबके लिए आर्टिकल 21 है। तो जो फंडामेंटल राइट अगर आप देखते हैं ये प्राइमरीली टू ऑल सिटीजन है, दो सम आर एक्सटेंडेड टू द नॉन सिटीजन ऑल्सो। तो दिस आर द की फीचर्स दैट इज ऑफ फंडामेंटल राइट। तो इसको जो एक्चुअली फंडामेंटल राइट है ये वेरियस टाइप्स में डिवाइडेड अगर आप देखते हैं तो जैसे आर्टिकल 12 जो है कि वो वेरियस चीज़ें आपको बताती है कि स्टेट क्या होगी, गवर्नमेंट क्या होगी, और आर्टिकल 13 लॉ के बारे में बताता है कि व्हाट विल बी लॉ। उसी तरह से राइट टू इक्वालिटी जो है आर्टिकल 14 to 18 में दिया हुआ है कि व्हाट इज राइट टू इक्वालिटी। राइट टू फ्रीडम, वेरियस फ्रीडम दैट इज गिवन अंडर आर्टिकल 19 to 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Likewise, the right to against exploitation is mentioned under Article 23 to 24, and the provision for right to freedom of religion is mentioned under Article 25 to 28. Likewise, cultural and educational rights is mentioned under Article 29 to 30, where the minorities' rights and the linguistic and religious rights are also mentioned for the minorities. Also, the right to constitutional remedies is given under Article 32. So, Article 12 to 35 actually is your fundamental right, and the various parts they are divided into. And now we will see in the detail what are these parts and what are the comparison between directive principle of state policy and fundamental right. If we see the part wise, the fundamental right is given under part 3 of the Indian Constitution, and it is covered from Article 12 to 35. Likewise, directive principle of state policy is given under the part 4 of the Indian Constitution, and it covers Article 36 to 51. Whether it is enforceable by the court, enforceable by the court means what, कि अगर आपका वो राइट वायलेट होता है तो आप कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट आपको वो अधिकार दिला देगा, वो राइट दिला देगा। तो एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट फंडामेंटल राइट है। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है कि वो विचाराधीन होती है कि उसको कि एनफोर्सेबल बाय कोर्ट नहीं है, क्योंकि इट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द गवर्नमेंट्स पॉलिसीज। तो उसी तरह से अगर देखते हैं फंडामेंटल राइट का टाइप देखते लीगल राइट है, और ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के टाइप्स ऑफ राइट अगर देखते हैं तो मोरल और पॉलिटिकल गाइडलाइंस है कि ये जो पॉलिसीज है तो ये मोरल राइट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, दैट्स व्हाई इट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट। एंड द फंडामेंटल राइट जो है कि वो लीगल राइट है, आपका फंडामेंटल राइट है, तो दैट इज ऑल्सो इट इज एनफोर्सेबल बाय कोर्ट। Likewise, the focus is on the individual right where the fundamental right is concerned, and where the directive principle of state policy is concerned, उसका जो फोकस होता है कि वेलफेयर ऑफ ऑल सिटीजन्स एंड द स्टेट एंड द कंट्री। तो ये जो वेलफेयर जो है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्ट होता है, और यहाँ पे फंडामेंटल राइट का ये दोनों ऑब्जेक्ट होता है एक्चुअली, इंडिविजुअल राइट्स एज वेल एज द वेलफेयर। तो ये सारी चीजें फंडामेंटल राइट में
आती है। उसी तरह से पर्पस अगर आप देखते हैं तो फंडामेंटल राइट है टू प्रोटेक्ट फ्रीडम एंड डिग्निटी, एंड जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का है कि जो प्रमोट इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस, ऑल दीज थिंग्स आर द पर्पस ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी टू मेक अ पॉलिसी for the welfare of the state. Likewise, if we say the nature of the fundamental rights is negative, actually should not interfere, and the directive principle of the state policy is positive, that state should act and interfere. तो जैसे नेगेटिव उसको इसीलिए बोला जाता है कि इसमें जो गवर्नमेंट होती है कि उसको जो राइट देना होता है और स्टेट शुड नॉट इंटरफियर इन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। उसी तरह से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पॉजिटिव क्योंकि ये स्टेट के कंट्रोल में है, ये पॉलिसी कौन सी इंप्लीमेंट करना है कौन सी नहीं करना है। जैसे लाड़की बहन योजना, दिस इज वन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, द गवर्नमेंट हैज मेड द पॉलिसीज। वेरियस सीनियर सिटीजन के लिए आप पॉलिसी देखते हैं, बच्चों के लिए पॉलिसीज आप देखते हैं, या जो भी प्रेग्नेंट लेडी है या वुमेन है उनके लिए आप पॉलिसीज देखते हैं। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से वो निकल के आता है उस तरह की पॉलिसीज। और कैन द फंडामेंटल राइट बी सस्पेंडेड? तो यस, इट कैन बी सस्पेंडेड टू सम एक्सटेंट कि ड्यूरिंग द इमरजेंसी। जैसे कि इसमें अगर आप हम लोग आगे देखेंगे तो एडीएम जबलपुर का भी केस देखेंगे। और उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कैन इट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी? द आंसर इज नो। एग्जांपल्स अगर आप देखते हैं फंडामेंटल राइट के, द राइट टू इक्वलिटी, राइट टू स्पीच, दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ फंडामेंटल राइट। और अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का आप एग्जांपल देखते हो तो राइट टू वर्क, फ्री एजुकेशन, फेयर वेजेस, दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ दैट। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन एंड द हार्मोनी बिटवीन द फंडामेंटल राइट, और हम इसको डिटेल में इसलिए कर रहे हैं कि अलग अलग तरह से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम्स में, और इसको आप जब सुनोगे एक दो बार तो आपको जिससे कि याद हो जाए, और एग्जाम में आप जो इसको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर अगर होता है तो यू कैन एक्सप्लेन इट इन एग्जाम इन डिटेल। तो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन एंड हार्मोनी, इफ यू से दो द फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर नॉट, द कोर्ट हैव ट्राइड टू बैलेंस बोथ, एंड हियर्स आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट जजमेंट। लाइक वाइज द क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि व्हाट इज द दिस फंडामेंटल राइट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में दोनों में जो क्या क्या समानता है और क्या क्या इनका दोनों का रिलेशन है, तो इसके बारे में हमें आंसर लिखना है। इसलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जो केसेस है जिसमें इसके बारे में उन्होंने हाईलाइट किया है, फोकस किया है, जैसे चंपकन दुराई राजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1951 का बहुत इंपॉर्टेंट केस है। सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द फंडामेंटल राइट्स प्रिवेल ओवर डीपीएसपी इन द केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ये उसने जो ये पहला वाला केस था 1951 का, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यह कहा कि फंडामेंटल राइट जो है कि डीपीएसपी के ऊपर आएगा इन केस देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट। तो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जिसमें डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आया था 1973 के आसपास, तो इंट्रोड्यूस द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्ट्रिन। इसमें यह बताया गया कि बोथ फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर एसेंशियल, इन दोनों को इंपॉर्टेंट इसमें बताया गया कि ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, एंड इनके बीच में बैलेंस होना चाहिए बिटवीन देम मस्ट बी मेंटेन। तो दिस वाज हेल्ड इन केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, एंड आल्सो द मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 का जो कोर्ट का केस था, कि कोर्ट सेड दैट द गिविंग एब्सोल्यूट इंपॉर्टेंस टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ओवर फंडामेंटल राइट is not allowed, and the harmony between the both is a part of the basic structure of the Indian Constitution in Minerva Mill versus Union of India में बताया। उसके बाद उन्नी कृष्णन का केस आया था वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1993 का। द कोर्ट कन्वर्ट सम ऑफ द डीपीएसपी इनटू फंडामेंटल राइट। जैसे कि बहुत सारे डीपीएसपी है, अब कोर्ट उसको धीरे धीरे या फिर उसको गवर्नमेंट की पॉलिसीज उसको फंडामेंटल राइट में कन्वर्ट करते चली जा रही है। जैसे सेट जैसे राइट टू एजुकेशन है, तो राइट टू एजुकेशन में जैसे हमने बताया कि वो 6 ईयर्स तक पहले कंपलसरी था, आपके प्रोविजन था डीपीएसपी में, बाद में आर्टिकल 21A और उसको उससे जोड़ा गया और 21A ऐड किया गया जिससे आपको राइट टू एजुकेशन आया। तो ये जो पॉलिसीज है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को फंडामेंटल राइट में कन्वर्ट करने की, तो ये सारी चीजें जो उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 93 में होता, कोर्ट कन्वर्टेड सम डीपीएसपी as they found it is a fundamental and for the citizen, तो इसको फंडामेंटल राइट में बहुत बार कोर्ट ने उसको इंटरप्रेट करके कन्वर्ट करने की कोशिश की। उससे द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीपीएससी थ्रू लॉस, अगर मेनी लॉस दैट्स द पॉलिसीज जो गवर्नमेंट बनाती है यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को फंडामेंटल राइट में कन्वर्ट करते। जैसे राइट टू एजुकेशन हमने देखा एक्ट 2009 का है, आर्टिकल 45, द स्टेट शैल प्रोवाइड अ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 years, लेटर एक्सटेंडेड वाया आर्टिकल 21A। इसके एग्जाम्पल देते हैं सर्व शिक्षा अभियान SSA जिसको आप बोलते हो, द गवर्नमेंट प्रोग्राम्स टू एंश्योर यूनिवर्सल एक्सेस टू प्राइमरी एजुकेशन अक्रॉस इंडिया। मिड डे मील की स्कीम जो है, प्रोवाइड फ्री लॉन्चेस टू चिल्ड्रन इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स टू इम्प्रूव द एनरोलमेंट एंड द रिटेंशन एंड न्यूट्रिशन लेवल। तो दिस आर द स्कीम जनरली टू राइट टू एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए, उसके लिए उन्होंने लेके आया है। उसके बाद मनरेगा का जो स्कीम अगर आप देखते हो, मनरेगा 2005 आर्टिकल 41 में कि राइट टू वर्क एंड पब्लिक असिस्टेंट इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबिलिटी इज गिवन।
तो इसके एग्जाम्पल्स अगर आप देखते हैं तो 100 डेज गारंटी एम्प्लॉयमेंट स्कीम, तो ये पॉलिसीज जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो दिया हुआ है आर्टिकल 41 में कि राइट टू वर्क होना चाहिए, पब्लिक असिस्टेंस होना चाहिए, ओल्ड सिकनेस लोगों को, डिसेबिलिटी को भी उनके लिए प्रोविजंस होने चाहिए। तो उसके एक एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि जैसे 100 डेज गारंटी एम्प्लॉयमेंट स्कीम है, वो आर्टिकल 41 से इंस्पायर हुआ है उसकी जो पॉलिसी, तो एवरी रूरल शुड द हाउस होल्ड इन द एंटाइटल टू 100 डे ऑफ वेजेस एम्प्लॉयमेंट इन ए फाइनेंशियल ईयर। Likewise, the asset creation project under Manarega, rural workers are engaged in the building roads, canals, wells, etc., providing employment and improving infrastructure. तो मिनिमम वेज एक्ट जो है आपके आर्टिकल 39 और 43 से निकल के आया है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जहाँ पे गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी है उसमें। तो आर्टिकल 39 ये बोलता है कि एडवोकेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड एंड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इज टू बी देयर। वो आर्टिकल 39 बोलता है, तो इसलिए वो जो इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 में, तो इस 39 के हिसाब से ये जो प्रोविजन बनाए गए कि इंश्योर दैट द मैन एंड वुमन वर्कर्स आर पेड इक्वली फॉर द सेम वर्क। लाइकवाइज द स्टेट वाइज मिनिमम वेज नोटिफिकेशन, द आर्टिकल 43 क्या बोलता है, लिविंग वेजेस एंश्योर द डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिवलिंगहुड। तो आर्टिकल 43 से इंस्पायर होकर स्टेट वाइज मिनिमम वेज नोटिफिकेशन जो है, स्टेट रिवाइज द नोटिफाई मिनिमम वेजेस फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलर रेट। So these are the provisions that is made by the directive principle of state policy and the minimum wages act. Likewise, if we see Article 39, the certain principle of the policy to be followed by the state. तो इसके अंदर जो बताया आर्टिकल 39 to protect the children and women, ensure equality, promote development with dignity. तो 39A जो बोलता है that the citizen man women equally have the right to adequate means of livelihood. इसके एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं आर्टिकल 39 का, तो जो प्रोटेक्ट करता है चिल्ड्रन को, वुमेन को, इंश्योर करता है इक्वलिटी को, प्रमोट करता है डेवलपमेंट एंड डिग्निटी को। तो इसके एग्जाम्पल अगर हम देखते हो, लाडली लक्ष्मी योजना जो मध्य प्रदेश का है, जैसे फाइनेंशियल एड देते हैं गर्ल को, चिल्ड्रन ऑफ एजुकेशन एंड मैरिज टू रिड्यूस द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो ये जो पॉलिसी निकल के आई है वो आर्टिकल 39 से निकल के आई है कि सर्टेन प्रिंसिपल्स आर टू बी फॉलोड बाय द स्टेट, कि वो चिल्ड्रन के लिए, वुमेन के लिए इंश्योर करे इक्वलिटी और प्रमोट करे डेवलपमेंट विद डिग्निटी। उसी तरह 39A बोलता है सिटीजन मैन वुमन इक्वली राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, इसलिए उनको जो है कि आप पैसे दे सकते हो, उनको सपोर्ट दे सकते हो, उनके लिए पॉलिसी बना सकते हो। उसी तरह से जैसे हमने देखा लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश का है, और लाडली बहन योजना उसी के हिसाब से जो लॉन्च है महाराष्ट्र, डायरेक्टली सपोर्ट द आर्टिकल 39 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय प्रमोटिंग इकोनॉमिक जस्टिस एंड वेलफेयर ऑफ द वुमेन थ्रू द 1500 या उससे ज़्यादा जो फाइनेंशियल असिस्टेंट जो देते हैं। इट एम्स टू एंश्योर द इक्वल लाइवलीहुड, हेल्थ एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन अंडर द एट द एज ऑफ 21 to 65। उसी तरह से ये मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना जो मध्य प्रदेश का है कि मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एलिजिबल वुमेन to improve their economic condition and dignity is inspired by Article 39. Likewise, if we say कि the National Rural Health Mission जो है कि Article 47, the duty of the state raise nutrition levels and improve public health. तो दिस आर ऑलरेडी द डायरेक्शंस गिवन की जो कि कंपल्शन है कि गवर्नमेंट के ऊपर कि जैसे जैसे वो ग्रो करेगी, जैसे जैसे वो डेवलप करेगी, तो इस तरह की पॉलिसी, इस तरह के कानून आपको लोग बनाना है कि सपोर्ट हो, इक्वालिटी हो, और जो दबे हैं, कुचले हैं, शोषित है, या फिर जो डेवलप नहीं कर पाए उनको आपको डेवलप कराना है। तो उसी तरह से नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो है कि हेल्थ के बारे में आर्टिकल 47 में ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द न्यूट्रिशन लेवल एंड इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ। तो जिसमें एग्जांपल देखते हैं कि जननी सुरक्षा योजना जो है JSY, तो प्रोवाइड कैश असिस्टेंट टू प्रेग्नेंट वुमेन फॉर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। और अभी अभी आपने देखा कि पखवाड़ा जो चालू हुआ है कि 100 डेज तक जो अगर माँ बनती है तो उसको किस तरह से न्यूट्रिशन देना है, सारी चीज़ें देनी है, तो वो उस तरह की भी योजनाएं जो आर्टिकल 47 से इंस्पायर हुए। लाइकवाइज अब आशा वर्कर स्कीम देखते हैं, अगर आप एग्रीगेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज जैसे आशा लिंक रूरल पॉपुलेशन विद द हेल्थ सर्विसेज, और यहाँ पे जो भी वुमेन है या बच्चे हैं उनके हेल्थ के लिए और सीनियर सिटीजन, तो उनके नेशनल हेल्थ के लिए जो आर्टिकल 47 वेरियस पॉलिसीज बनवाती है, गवर्नमेंट बनाते हैं। उसी तरह से प्रोहिबिशन ऑफ लॉ इन द स्टेट आर्टिकल 47 ये भी बोलता है कि बैन ऑन इंटॉक्सिकेशन ऑफ ड्रिंक्स एंड हार्मफुल ड्रग्स। तो बहुत बार आप देखते हैं कि दारूबंदी और ये सब चीज़ें कुछ कुछ स्टेट लाती है, तो आर्टिकल 47 से इंस्पायर होकर कि इंटॉक्सिकेशन ऑफ ड्रिंक्स एंड हार्मफुल ड्रग्स एक्सेप्ट फॉर द मेडिकल पर्पस इज बैंड। इससे एग्जाम्पल देखते हैं तो लिक्विड प्रोविजन इन गुजरात है, बिहार है, कंप्लीट बैन ऑन द सेल ऑफ द कंजप्शन ऑफ द लिक्विड। लाइकवाइज प्रोहिबिशन ऑफ लॉस इन मिजोरम, नागालैंड में अगर देखते हैं, रेगुलेट और बैन द अल्कोहल टू एड्रेस द सोशल इशू एंड द इम्प्रूव हेल्थ। एनवायरनमेंट के बारे में आप देखते हैं कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज वेरियस जो पॉलिसीज बनवाता है आर्टिकल 48 में कि प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो एग्जांपल इसके देखते हैं तो जैसे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, ये अम्ब्रेला लॉ है टू कंट्रोल द पोल्यूशन एंड द प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट। जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है NGT 2010 का, स्पेशल कोड फॉर हैंडलिंग एनवायरनमेंट डिस्प्यूट
एंड एनफोर्समेंट ऑफ जो एनवायरमेंट लॉ, तो ये 48A से इंस्पायर होके जो एनवायरमेंट में से बहुत सारे लॉ बनते हैं, पॉलिसीज बनती हैं टू प्रोटेक्ट द इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अगर हम कंक्लूड करें इसको तो ये बहुत फंडामेंटल राइट हमने देखा, या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एसेंशियल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दे सर्व डिफरेंट बट कॉम्प्लीमेंट्री पर्पस। फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल फ्रॉम द स्टेट को, और डीपीएसपी गाइड करता है स्टेट को टू सर्व द सोसाइटी एंड टू मेक द पॉलिसीज। तो while the fundamental right and enforceable court जो है directive principle giving the long term direction to policy making, constitution aims to balance between both freedom and welfare, the liberty and equality, and individual rights and social rights and the duties। जैसे हमने इसमें देखा ये पूरे आंसर में कि the Supreme Court has the right said that the constitution is built on the harmony fundamental right directive principle to build the equal, just and prosperous India. The government must respect and implement both parallelly. सो दिस आर द थिंग्स वी हैव सीन। हमने पहला क्वेश्चन के आंसर देखे हैं, और ये हम जो देख रहे हैं इसको कॉन्सेप्ट भी हम क्लियर करते जा रहे हैं कि इसी तरह के क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में आएंगे आपके सिलेबस में। अगर सिलेबस के बाहर कुछ नहीं आता तो ये जो क्वेश्चंस है क्रीम क्वेश्चंस वी आर डूइंग इन डिटेल, सो दैट द प्रिपरेशन भी आपकी एग्जाम की और सब्जेक्ट की होती रहे। अभी ये देखते हैं कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, स्टेट वेरियस राइट्स अंडर आर्टिकल 21 विद डिसाइडेड केस लॉ बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो मुंबई यूनिवर्सिटी के जितने भी क्वेश्चंस लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन के पेपर हुए आर्टिकल 21 पे इस पे क्वेश्चंस आता ही आता है, तो इसको बहुत अच्छे से हमें करना है। तो स्टेट वेरियस राइट्स अंडर आर्टिकल 21 विद डिसाइडेड केस लॉ बाय द सुप्रीम कोर्ट, ये क्वेश्चन आया हुआ था क्वेश्चन पेपर में, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। कि जैसे कि आपको पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी बेसिक राइट्स एंड द राइट्स ऑफ एवरी पर्सन। तो आर्टिकल 21 जो एक्चुअली ओशन है, और ये तो आर्टिकल 21 स्टैंड एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ दिस राइट्स इफ ऑफन डिस्क्राइब द हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर इसको बोला जाता है, एंड ड्यू टू इट्स वाइड स्कोप एंड वंडरफुल एंड पावरफुल इम्पैक्ट ऑन लीगल सोसाइटी एंड सोशल लाइफ। ओवर द ईयर्स अगर हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंटरप्रेट करता है जो 21 को, तो ब्रॉड एंड लिबरल वे में करता है, एक्सपेंडिंग द स्कोप एंड द इंडिविजुअल सेवरल अदर राइट्स दैट आर नॉट specifically mentioned in the constitution but the necessary to live the life with the dignity। तो द जुडिशियल एक्टिविज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है आर्टिकल 21 को, द सोर्स ऑफ न्यूमरस इम्प्लीमेंटेड एंड इम्प्लाइड फंडामेंटल राइट ये बताता है। तो जो इसका अगर टैक्स देते हैं आर्टिकल 21 का, ये बोलता है नो पर्सन शैल बी डिप्रूव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इसका मतलब ये है कि आपको किसी को भी वंचित नहीं कर सकते उसके जीवन से, उसकी पर्सनल लिबर्टी से, एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इसका अगर मीनिंग ये भी देखते हैं कि आप किसी को भी गोली नहीं मार सकते डायरेक्टली, बट उसको केस चला के कोर्ट में उसको फांसी दे सकते हैं कि आपको ड्यू प्रोसेस आपको फॉलो करना है, कि इसलिए कि ही मस्ट बी नॉट डिप्रूव्ड बाय द लाइफ और लिबर्टी एक्सेप्ट द प्रोसीजर एस्टैब्लिश करके, आप लॉ को एस्टैब्लिश करके आप उसको उसके प्राण ले सकते हैं, उसकी जान ले सकते हैं, बट आप उसको गोली नहीं मार सकते हैं। तो उसी तरह से ये जो लाइफ को और डिग्निटी को और लिबर्टी को वेरियस एस्पेक्ट्स में उसको डिफाइन कर, जैसे की एलिमेंट देखते हैं राइट टू लाइफ, नॉट जस्ट मियर एनिमल एक्सिस्टेंस बट अ लाइफ विद डिग्निटी, कि जो उसके बारे में ये बोलता है। उसी तरह से राइट टू पर्सनल लिबर्टी इसको बोलते हैं, फ्रीडम ऑफ अनलॉफुल रिस्ट्रेंट, फ्रीडम टू मूव, फ्रीडम टू स्पीच, थिंक, चूज एंड लिव, दिस आर द पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 जो कि लिबर्टी का पार्ट है। तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ की ये सारी चीजें ली जा सकती है कि उस व्यक्ति की, बट दिस हैज टू बी जस्ट फेयर एंड रीजनेबल लीगल प्रोसेस इफ लाइफ और द लिबर्टी इज टू बी टेकन अवे, तो कोर्ट में केस चला के ही आप उसका ले सकते हैं। तो आर्टिकल जो अप्लाइड है दो टू सिटीजन नॉन सिटीजन लाइक द एक्सपेंशन थ्रू द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, अगर हम देखते हैं कि आर्टिकल 21 खाली सिटीजन को लगेगा, सिटीजन नॉन सिटीजन दोनों को लगेगा, तो लेट अस नो एक्सप्लोर द वेरियस राइट्स इंक्लूडिंग दैट अंडर आर्टिकल 21 द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट टू लाइफ विद ह्यूमन डिग्निटी। तो आर्टिकल 21 जो है इंक्लूड द राइट टू लिव विद द ह्यूमन डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, जैसे फ्रांसिस कोरोली मुलिन वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली 1981 के केस में हुआ था कि द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द राइट टू लाइफ include the right to live with human dignity, including access to the necessities of such as food, clothing, shelter, medical care and education। तो right to livelihood इसका दिखता है कि without means to earn the living life becomes meaningless। तो ओलिगा टेलिस का केस है वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 1985। The court held in this case that the right to livelihood is an integral part of the right to life। The state cannot evict the people from their homes, pavement dwellers, and without proper rehabilitation. This was held in the right to livelihood case of the Oliga Tellis versus Bombay Municipal Corporation 1985. Likewise, if we see the right to health and medical care case, the health is essential for the life with dignity। So तो health के बारे में हो या फिर आपकी livelihood के बारे में हो
या फिर आपकी ह्यूमन डिग्निटी हो, सारी चीज़ें आर्टिकल 21 में कवर होती है। तो हेल्थ एंड मेडिकल केयर के बारे में अगर देखते हैं कि आर्टिकल 21 में जैसे स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस मोहिंदर सिंह चावला 1997 का जो केस था, इट वाज हेल्ड द राइट टू हेल्थ एंड मेडिकल केयर इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। तो इट वाज हेल्ड लाइकवाइज मेनी केसेस आर देयर, जैसे पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1996 में द कोर्ट स्टेटेड दैट द फेलियर टू प्रोवाइड टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट इज अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 हेल्थ और मेडिकल केयर को भी फंडामेंटल राइट के दायरे में रखती है। उसी तरह से राइट टू प्राइवेसी जो है कि एवरी पर्सन हैज ए राइट टू कीप देयर पर्सनल एंड प्राइवेट मैटर्स अवे फ्रॉम द पब्लिक इंटरफेरेंस। तो ये जैसे जस्टिस के एस पुट्टू स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था 2017 में, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। ये इंक्लूड क्या क्या करता है, द प्राइवेसी इज अ पर्सनल रिलेशनशिप, डेटा प्राइवेसी, reproductive choices and surveillance and bodily autonomy। तो these are the cases of the right to privacy is there। उसी तरह से right to education अगर हम देखते हो तो education is essential for overall development of what, जैसे केस देखें तो मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 1992 का केस है। द कोर्ट हेल्ड दैट द राइट टू एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ। तो उसी तरह से केस ऑफ उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1993 का केस अगर हम देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट मैंडेट द फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 14 ईयर्स। Later, the Article 21 was added to make the free and compulsory education as a fundamental right. This we have seen। तो इसका जो केस भी जो है कि आपका मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला कि द कोर्ट हेल्ड दैट द राइट टू एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। लाइकवाइज इफ यू सी द राइट टू क्लीन एंड एनवायरमेंट, ये आर्टिकल 21 में, और ये कैसे बताता है राइट टू लाइफ, अ क्लीन एंड पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट इज द बेसिक नीड टू द हेल्थी लाइफ। अगर देखते हैं जैसे सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में 1991 का केस था, राइट टू पॉल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर वाज रिकॉग्नाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। तो आप कुछ भी चीजें अगर देखते हो आर्टिकल 21 से जोड़ते, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो एनवायरमेंट हो, ये हर सारी चीजें आप जोड़ सकते हो आर्टिकल 21 को और आप आपका आंसर लिख सकते हैं। तो एनी गुड जो है कि फुल लेंथ का जब 13 मार्क्स का आपको आता है कि एनी गुड 25 टू 26 जो पॉइंट्स रिलेवेंट पॉइंट आपको जो मैक्सिमम मार्क्स देने का आपको इसमें मिल सकता है। तो क्लीन जो पोल्यूशन जैसे फ्री एनवायरनमेंट है द बेसिक नीड ऑफ द हेल्थी। उसी तरह से एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बहुत सारे केसेस हैं। इसके 3 केसेस इंपॉर्टेंट है, जैसे ताज ट्रेपेजियम का केस है, गंगा वाटर पॉल्यूशन केस है, या फिर एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का केस है। तो इन मेनी केसेस इंक्लूडिंग ताज ट्रेपेजियम द कोर्ट प्रोटेक्टेड द राइट ऑफ द क्लीन एनवायरनमेंट हिज द राइट अंडर आर्टिकल 21 दैट इज द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। उसे द राइट अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट अगर आप देखते हो तो विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का जो गाइडलाइंस आया था उसमें तो प्रिवेंट द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ द वर्क प्लेस होल्डिंग इट द वायलेशन ऑफ द आर्टिकल 21 और 14 बताया था, और आज उसके ऊपर एक्ट भी बन गए हैं। उसी तरह से राइट टू स्लीप इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। तो स्लीप इज एसेंशियल फॉर ए हेल्थी एंड पीसफुल लाइफ। तो इसी रामलीला मैदान इंडिसेंट वर्सेस होम सेक्रेटरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2012 का केस था कि द सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज्ड द राइट टू स्लीप एज ए पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ एंड अवॉइडेड कंपनसेशन दोस हु were attacked while sleeping peacefully। Right to legal aid, likewise, if it is illegal aid, the access to help is essential for a free, fair trial and justice. Like the Hasinara Khatu versus State of Bihar in 1979, court held that the free legal aid is a part of Article 21 and must be provided to people who cannot afford it। So this was given under Article 21 and the right to legal help is essential। और ये हसीनारा खातू वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में ये हुआ था। उसी तरह से राइट अगेंस्ट द डिलेड एक्सिक्यूशन, द कन्विक्शन अवेटिंग ए डेथ पेनल्टी फॉर मेनी ईयर्स suffers mental agony and that is also the violation of article 21। जैसे राजीव गांधी के जो असेसिनेशन जिन्होंने किया था जिसके ऊपर आरोप था नलिनी, उनके ऊपर भी ये राइट अगेंस्ट द डिले ऑफ द एक्सिक्यूशन में ये वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 बताया था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट इसमें केस ऑफ टीवी वेटर सुवरन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1983 में ये सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि रूल दैट द अनरीजनेबल डिले इन एक्सिक्यूशन ऑफ डेथ सेंटेंस इज द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21। लाइकवाइज राइट टू डाई विद डिग्निटी, जैसे यूथेनेशिया का केस है कि द कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में तो सुप्रीम कोर्ट अलाउड द पैसिव यूथेनेशिया विद सेफगार्ड इट हैज हेल्प द राइट टू डाई विद डिग्निटी is a part of Article 21। Likewise, if say right to shelter, the shelter is a basic human necessity and इसमें जो है शांति सर बिल्डर वर्सेस नारायण खीमालाल तमोती 1990 का केस है। कोर्ट हेल्ड दैट द राइट टू शेल्टर इज अ एसेंशियल पार्ट फॉर ए लाइफ टू डाई विद डिग्निटी एंड लाइफ एंड फॉल्स अंडर आर्टिकल 21। तो राइट टू शेल्टर जो है कि एसेंशियल पार्ट माना गया कि डिग्निफाइड लाइफ के लिए एंड फॉल्स अंडर आर्टिकल 21। दिस वाज हेल्ड इन द शांति सर बिल्डर वर्सेस नारायण राणा खीमलाल तमोता। राइट टू जैसे रेपुटेशन देखते हैं, पर्सन रेपुटेशन इज अ पार्ट ऑफ पर्सनल डिग्निटी। तो उसमें भी जो केस है बोर्ड ऑफ ट्रस्टी वर्सेस पोर्ट बॉम्बे निकामपुर नंद के से एनी एक्शन हार्मिंग अ रेपुटेशन इज द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21।
लाइकवाइज राइट अगेंस्ट द कस्टोडियल वायलेंस, जैसे डीके बासु का केस अगर हम देखते हैं तो पुलिस ब्रूटिलिटी एंड टॉर्चर अगेंस्ट कस्टोडियल वायलेशन इज द ह्यूमन राइट, द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21. इसमें द कोर्ट इशूड दैट द duties and the details guidelines to prevent the custodial torture, stating that it's a violation of Article 21. This is what we are seeing in this lecture. Right to travel abroad, जैसे देखते हैं freedom of movement induce in the right to go to outside, जैसे मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में पासपोर्ट ऑफ मनेका गांधी वॉज इम्पाउंडेड, उसको जब्त कर लिया था विदाउट एक्सप्लेनेशन. दिस वॉज क्लियर कट वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21. कोर्ट ने बोला कि रूल दैट द राइट टू ट्रेवल अब्रॉड इज अ पार्ट ऑफ पर्सनल लिबर्टी एंड राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21. तो दिस आर द वेरियस कोर्ट्स एंड वेरियस एस्पेक्ट्स वेयर द आर्टिकल 21 इज कोटेड. हम आर्टिकल 21 इसलिए डिटेल में कर रहे हैं कि इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए एग्जाम में, कि बार बार आने वाला क्वेश्चन है और इसको हम अच्छे से कर रहे हैं. तो इसी से राइट टू डिसेंट अगर देखें बरियल में तो डिग्निटी इन डेथ इज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ. द राइट टू मैरी, freedom to choose a life partner is a part of personal liberty under Article 21. Right to be forgotten, this is a recently emerged concept linked with the privacy rights is recognized under Article 21. Right to internet access, that is modern is essential to free speech and education. Likewise, the right to against the honor killing. The honor killing violates personal liberty and dignity. Right to work in a safe condition is the unsafe workplace violation of right to life. Likewise, right to emergency medical aid, public hospitals must offer immediate care. The government schemes and policies under Article 21 are the जैसे आयुष्मान भारत योजना, right to health, right to education act 2019, the right to education बोलता है आर्टिकल 21 में जो मिलता है. स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, द राइट टू क्लीन एनवायरमेंट एंड लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 का जो लीगल एड है, फ्री लीगल एड, ये भी आपको आर्टिकल 21 में फंडामेंटल राइट के दायरे में ले आए. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, द डिग्निटी एंड द इक्वलिटी फॉर द गर्ल्स. तो ये जो डीपीएसपी के भी जो पॉलिसीज है वो धीरे धीरे आर्टिकल 21 में उसको फंडामेंटल राइट में इस तरह से कवर वो करते जा रहे हैं. तो पॉइंट टू बी रिमेंबर फॉर द आर्टिकल 21 इज इट्स अवेलेबल फॉर एवरीवन इंक्लूडिंग द फॉरेनर, सिटीजन, नॉन सिटीजन, सबके लिए ये अवेलेबल होता है. इट इज द डायनेमिक इवॉल्विंग राइट. एक्चुअली देखेंगे ऐसे सोसाइटी चेंजेस न्यू राइट्स में भी एडेड. उसी तरह से कोर्ट है वो इंटरप्रिटेड आर्टिकल 21 टू क्रिएट ए implied rights based on the changing needs. और इसको देखेंगे तो it has been used to strike a balance between individual rights and a public welfare. The constitutional connections, if we see what is the connections between directive principle of state policy and Article 21, so many rights under Article 21 are inspired by the directive principle of state policy, that is part 4. ये इनसे इंस्पायर होता है आर्टिकल 21. जैसे हम देखते हैं आर्टिकल 39EF, द प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ एंड चिल्ड्रन एंड वर्कर्स, राइट कन्वर्टेड अंडर आर्टिकल 21. उसी तरह से आर्टिकल 41 जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का, राइट टू वर्क एजुकेशन एंड असिस्टेंस इज कन्वर्टेड इनटू आर्टिकल 21 एंड नाउ द राइट टू वर्क एजुकेशन एंड असिस्टेंस इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21. उसी तरह से आर्टिकल 42 का जो डायरेक्शंस है पॉलिसीज के मैटरनिटी बेनिफिट एंड ह्यूमन वर्क कंडीशंस होनी चाहिए, दिस इज ऑल्सो कन्वर्टेड बाय द कोर्ट अंडर आर्टिकल 21 दैट मैटरनिटी बेनिफिट, ह्यूमन वर्क कंडीशन, दिस आर द फंडामेंटल राइट्स ऑफ ह्यूमन. उसी तरह से आर्टिकल 47 न्यूट्रिशन एंड पब्लिक हेल्थ, this was also the policy under the directive principle of state policy. Now it is a right converted under article 21. Likewise 48A, the environment protection, this is also the right to life under article 21. So these are the various interpretation of the court where they say these are the policies, now it is a fundamental right. तो उसी तरह से हम देखते हैं article 22 has grown from being a narrow legal protection to becoming foundation of human rights in India. अगर इसको देखते हैं, it now includes wide range of rights, for example healthcare, education, to privacy, shelter and even dignity to death. So thanks to the progressive जो interpretation by the Supreme Court, article 21 now touches every aspects of human being. उससे लाइफ से लेकर उसके जन्म से लेकर उसके डेथ तक जितने भी एस्पेक्ट्स उसके लाइफ में आती है वो सारी चीज़ें आज जो इंश्योर करती है कि वो जो फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 21 इंश्योर करता है लाइफ को और लिबर्टी को. ये लाइफ के बारे में बात करता है आर्टिकल 21. तो इस लाइफ से संबंधित जितनी भी चीज़ें आती है इसमें आ जाती है, तो इंश्योर करता है पब्लिक नॉट ओनली लिव विथ ह्यूमन लाइफ जो है कि डिग्निटी से रहनी चाहिए. तो ये पावरफुल आर्टिकल है और रिमाइंड्स अस दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लिविंग डॉक्यूमेंट एंड द जुडिशरी हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप इट रिलेवेंट एंड कंपैशनेट. स्टूडेंट डिटेल में इसलिए कर रहे हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन 100% आएंगे और लाइफ टाइम आपको कॉन्स्टिट्यूशन काम में आएगा और ये सब कॉन्सेप्ट आपको रहेंगे. तो इसको 2-3 बार आप लोग अवश्य सुनिए जिससे कि आपको ये एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपको एग्जाम में आया हुआ था और इसको भी जो है कि आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है, राइट डाउन द प्रोविजन रिलेटेड टू माइनॉरिटीज अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो इस पे भी जब क्वेश्चन आता है 13 मार्क्स का, आपको इसमें चीज़ें लिखनी होती है कि ये कौन से पार्ट में है, इस पे
कौन से आर्टिकल्स है, कुछ केस लॉस वगैरह, और हु आर द माइनॉरिटीज एंड ऑल दिस थिंग्स इज टू बी एक्सपेक्टेड टू राइट हियर। हियर ऑल्सो जो फुल लेंथ है 13 मार्क्स का, अगर ये शॉर्ट नोट्स में आता है तो अराउंड 15 पॉइंट्स आपको लिखने हैं, और अगर फुल लेंथ के लिए आता है तो अराउंड 30 पॉइंट्स अगर आप लिख पाए रिलीवेंट पॉइंट। लेंथी होना जरूरी नहीं है कि आपको जो उसमें लीगल पॉइंट्स लिखने जरूरी है, केस लॉ लिखने जरूरी है, आर्टिकल्स मेंशन करने जरूरी है, और वेरियस पॉलिसीज मेंशन करनी जरूरी है, पार्ट कौन से पार्ट से कॉन्स्टिट्यूशन का आता है वो आपको लिखना जरूरी हो जाता है इसमें, जिससे कि आपको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। तो प्रोविजन रिलेटेड को देखते हैं, माइनॉरिटीज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडिया जैसे कि आपको पता है कि कंट्री है, ग्रेट कल्चर है, अपने यहाँ पे डाइवर्सिटी है, वेरियस कल्चर, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड एथिकल डाइवर्सिटी है, तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी भी बोलते हैं। तो अवर कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज दैट इज अ सच प्लूरल सोसाइटी है कि जो माइनॉरिटी को नीड टू स्पेशल प्रोटेक्शन टू प्रिजर्व देयर आइडेंटिटी एंड एंजॉय द इक्वल राइट्स। तो द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं इंश्योर करता है माइनॉरिटीज आर नॉट discriminated against and they are given rights and the safeguard to live with dignity and human freedom। तो उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखते हो ऑफ इंडिया इज प्रोवाइड्स सेवरल प्रोविजंस टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड माइनॉरिटीज इन द फील्ड। अगर देखेंगे तो जो माइनॉरिटीज को रिलीजियंस जो राइट्स है, एजुकेशनल, कल्चरल, लैंग्वेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन, दिस प्रोविजंस are found mainly in the part 3 of the fundamental right and part 4 of the directive principle of state policy, there where the protection for the minority is mentioned। अब देखते हैं who are the minorities actually। The constitution does not define minority anywhere। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी माइनॉरिटी एक्चुअली डिफाइंड नहीं है। तो हाउएवर द टर्म जनरली रिफर्स टू द ग्रुप दैट आर न्यूमेरिकल स्मॉलर इन नंबर्स ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज। तो इसको एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी और रिलीजियस माइनॉरिटी, ये दो कैटेगरी में इसको डिवाइड करते हैं कि दिस विल बी माइनॉरिटी की जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है कि जिनके लैंग्वेज से वो माइनॉरिटी है या वो रिलीजन से माइनॉरिटी है उस जगह पे। जैसे नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992 डिफाइन करता है द फॉलोइंग कम्युनिटीज आर माइनॉरिटीज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स, दे वर एडेड इन 2019 एंड पारसीज। तो दिस आर द कम्युनिटीज that are told that the National Commission on Minorities कि these are the minorities as per the religious minorities। उसी तरह से लैंग्वेज माइनॉरिटीज बोलते कि एवरी स्टेट इज मेड एज पर द लैंग्वेज। तो लैंग्वेज जो उनके स्टेट लैंग्वेज उसको छोड़ के जो भी लैंग्वेज है कि दैट विल बी अ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी एज पर द दिस एक्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन जो माइनॉरिटीज के लिए, लेट्स नाउ एक्सप्लोर द प्रोविजंस रिलेटेड टू द राइट ऑफ माइनॉरिटीज अलॉन्ग विद द केस लॉ एंड एक्सप्लेनेशन। जैसे पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो गारंटी करता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ फॉर ऑल पर्सन इंक्लूडिंग माइनॉरिटीज। तो माइनॉरिटी पर्सन हैज द सेम राइट टू प्रोटेक्ट एंड जस्टिस अस पर्सन फ्रॉम द मेजॉरिटी कम्युनिटी। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दैट इज प्रोहिबिट्स। आर्टिकल 15 जो फंडामेंटल राइट है आपको प्रोहिबिट करता है कि आप किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे, भेदभाव नहीं करोगे उनके रिलीजन से, उनके रेस से, उनके कास्ट से, उनसे सेक्स से, उनके प्लेस ऑफ बर्थ से। तो किस राज्य से आते हैं या किस रिलीजन से आते हैं या किस वो कास्ट के हैं या वो जेंडर उनका क्या है, उस हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन को ये अलाउ नहीं करता। उसी तरह से ये माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करता है प्लेस ऑफ बर्थ से। आर्टिकल 15(4) जो है अलाउज द स्टेट टू मेक अ स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इंक्लूडिंग माइनॉरिटीज। जैसे हम देखते हैं स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपक दुराई राजन का जो केस था, ये तो लेड टू द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इस केस में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी आया था allowing reservation for the backward classes including the minorities। तो ये 1951 के एक्ट में हुआ था, तो जो केस में हुआ था स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दुराई राजन। लाइकवाइज इफ से आर्टिकल 16 इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट वो बताता है इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द गवर्नमेंट जॉब्स। आर्टिकल 16(4) अलाउज द स्टेट to give reservation to the backward classes and which includes minority communities if they are backward। The question is here the answer which is to be mentioned if they are backward। Likewise the freedom of religion, आर्टिकल 25 जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है जो माइनॉरिटीज राइट है। हमने अब तक इक्वालिटी में राइट्स देखे हैं कि इक्वालिटी में माइनॉरिटीज का क्या राइट है। तो आर्टिकल 14 में इक्वालिटी बिफोर लॉ, 15 में प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड 16 में इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। लाइकवाइज आर्टिकल 25 जो माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो ग्रांट्स ऑल इंडिविजुअल टू द फ्रीडम ऑफ प्रोटेक्ट प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन। जैसे माइनॉरिटीज कैन फॉलो देयर ओन रिलीजन विदाउट इंटरफेरेंस अनलेस इट गोज अगेंस्ट द पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी। उसी तरह से हम देखते हैं केस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1977 का केस है। द राइट टू प्रोपेगेट रिलीजन डज नॉट इंक्लूड द राइट टू फोर्सिबली कन्वर्ट अदर्स। तो उसी तरह से हम देखते हैं अगर कि फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, आर्टिकल 26 द एवरी रिलीजियस ग्रुप्स इंक्लूडिंग माइनॉरिटीज हैज द राइट टू establish and manage religious institution, own and acquire property, use fund for the religious activity। So this gives the religious minorities autonomy over their place of the worship and religious जो उनके अफेयर्स है उसको। तो आर्टिकल 26 जो है कि फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर पूरी तरह से आपको पावर देता है
लाइकवाइज जो अलग प्रोविजंस है आर्टिकल 27 है फ्रीडम ऑफ टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ ए पर्टिकुलर रिलीजन. So no person can be forced to pay taxes for promoting and maintaining any religion in case of minority. This ensure the secularism and protect religious minorities. तो आर्टिकल 27 में ये भी प्रोविजन दिए हुए फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज. आर्टिकल 28 अगर हम देखते हैं तो ये फ्रीडम टू अटेंडेंस ऑफ द रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस. ये नो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन इज गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशन. पहली बात ये क्लियर है. माइनॉरिटी रन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो आर फ्री टू ऑफर रिलीजियस एजुकेशन इफ दे आर नॉट होली फंडेड बाय द government. So these are the provisions that can be that is there in the say fundamental right of freedom as to attendance of the religious instruction हो गया या freedom for the taxation for the promotion of a particular religion. Likewise article 29 जो कि ये भी एक fundamental right है protection of interest of minorities very important. तो ये जो religious minority के लिए 25, 27, 28 उसी तरह से 29 the protection of the interest of the minority. The article protect the cultural and educational जो उनके rights है. जैसे 29(1) ये बोलता है कि any sections of the citizens are with a distinct language, script or culture has a right to conserve it. आर्टिकल 29 सब क्लास 2 जो उसका बोलता है कि no citizen can be denied admission into any education institution maintained by the state on grounds of religion, race, caste or language. तो this is fundamental right to the protection of the interest of the minorities. कि कोई भी minority हो तो उसको वो जो है कि इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये प्रोटेक्शन देता है आपको फंडामेंटल राइट. आपकी प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज विथ एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स सेक्शन ऑफ द सिटीजन डिस्टिंक्ट लैंग्वेज स्क्रिप्ट और कल्चर अगर है हैज़ ए राइट टू कंजर्व इट. उसी तरह से कि उसको एडमिशन वगैरह कहीं डिनाई नहीं कर सकते या फिर अगर वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सेटअप करता है तो वहाँ पे माइनॉरिटी राइट्स हिसाब से उतने परसेंटेज उनके राइट्स और उनके कल्चरल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको स्टेट उनको प्रोटेक्शन देती है. The State of Bombay versus State of Education Society 1955. Anglo-Indian schools were protected under Article 29 from being forced to change their admission policies. Likewise, Article 30 जो है Rights of Minority to Establish an Administration Education Institute. तो 29-30 जो है लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी को, रिलीजन को, रेस को, कास्ट को और लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करती है. उसी तरह डिस्टिंक्ट लैंग्वेज और स्क्रिप्ट और कल्चर है तो उसको भी कंजर्व करने का उसको फंडामेंटल राइट देती है. आर्टिकल 30 जो फंडामेंटल राइट टू माइनॉरिटी ऑफ द लिंग्विस्टिक एंड दो रिलीजियस माइनॉरिटी है को एस्टेब्लिश एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट. मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो इसका है कि माइनॉरिटी राइट्स अंडर आर्टिकल 31 में कि रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैव द राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ देयर चॉइस. आर्टिकल 32 द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट इन ग्रांटिंग एड टू द माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट. So these are the two important rights that the minorities gets to establish and administer the education institute. As we say that in the case of TMA Pai versus Foundation versus State of Karnataka 2002, the Supreme Court clarified that the minority institutions can enjoy autonomy but maintain the academic standards. Like St. Stephen College versus University of Delhi 1992 के केस में ये upheld the right of the minorities institution to reserve the seats for the students from their own community. तो सेंट स्टेफन कॉलेज वर्सेस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जहाँ पे आप कभी कभी देखते हैं 50% राइट जो रिलीजियस या फिर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है तो उनके रिलीजन के लिए या उनके लिंग्विस्टिक उनके लैंग्वेज वालों के लिए वो जनरली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है कि 50% रिजर्वेशन की पॉलिसी करने का फंडामेंटल राइट उनको मिलता है. उसी तरह से हम देखते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में माइनॉरिटीज को क्या क्या राइट है क्योंकि दो दे आर नॉट एनफोर्सेबल. दिस प्रिंसिपल गाइड द स्टेट टू प्रमोट द वेलफेयर एंड इक्वलिटी फॉर द माइनॉरिटीज. लाइक आर्टिकल 38 ये बताता है कि सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी. द स्टेट मस्ट प्रमोट द सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस एंड वर्क टू एलिमिनेट इनक्वालिटीज इंक्लूडिंग दोज फेस्ड बाय द माइनॉरिटीज. Likewise, Article 46 है promotion of educational and economic interest. The state shall promote the educational and economic interest of the weaker sections, especially scheduled caste है या scheduled tribe है, and other weaker sections including the minorities जैसे linguistic minority हो गई या religious minority हो तो उनके promotion and educational institute और economic interest को ध्यान में रखकर आर्टिकल 46 में पॉलिसी बनाने के लिए ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलती है. आर्टिकल 350A दो इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग तो ये स्टेट मस्ट प्रोवाइड एजुकेशन इन द मदर टंग फॉर चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप्स एट ए प्राइमरी स्टेज. तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फंडामेंटल राइट इन द 350A और इसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी अभी लेके आ रहा है कि द इंस्ट्रक्शन इज टू बी गिवन इन द मदर टंग और ये माइनॉरिटी राइट्स को वहाँ पे प्रोटेक्ट करता है. आर्टिकल 350B अगर देखते हैं स्पेशल ऑफिसर फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज इज टू बी सेटअप. The special officer is appointed by the president to investigate matter related to linguistic minorities and report to the president annually. Likewise, Article 347, the recognition of a language, this is the president can direct
that a particular language be officially recognized as a state language if substantial population demanded it. रोल ऑफ जुडिशरी देखते हैं, अगर प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी के लिए क्या क्या है, जैसे आपको केस लॉ लिखने पड़ते हैं, अब माइनॉरिटीज क्या है वो लिखोगे, उसके बाद माइनॉरिटी के राइट फंडामेंटल राइट में क्या है उस हिसाब में लिखोगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्या है, और उसके बाद आप जब जुडिशरी ने भी इस पर क्या क्या अपने जो डिसीजन दिए हैं तो इट बिकम्स अ गुड आंसर. तो प्रोटेक्शन ऑफ द राइट ऑफ माइनॉरिटी देखते हैं इंपॉर्टेंट जजमेंट, जैसे केरला एजुकेशन बिल केस 1958 का, द कोर्ट प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द माइनॉरिटी टू मैनेज देयर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. लाइकवाइज टीएमए पई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2002, ये इसका केस है. यहाँ पे दो दो क्लैरिफाइज दैट द एक्सटेंट ऑफ द राइट अंडर आर्टिकल 30 एंड एक्सप्लेन दैट द माइनॉरिटी इज डिसाइडेड स्टेट वाइज. जैसे पीए इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है 2005 का, तो minority institutions are bound to follow the reservation policies in unaided institutions. Likewise, Ashok Kumar Thakkar versus Union of India 2008 upheld that the minority institution can admit students of their own community but cannot violate general standard of the principles of the admissions. Likewise, the scheme and the Commission for Minority, तो National Commission for Minorities है NCM में, established under the NCM Act 1992, monitor and safeguard the constitutional and legal rights of the minority. और ये जो कमीशन है 1992 का, ये जो इसके जो आर्टिकल 29 आर्टिकल 30 कि ये जो स्कीम्स लेके आती है, एडवाइज द गवर्नमेंट ऑफ द माइनॉरिटीज वेलफेयर पॉलिसी. लाइकवाइज द माइनॉरिटी वेलफेयर स्कीम्स आर देयर, द प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप इज गिवन, द फाइनेंशियल एड टू द स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट फॉर द माइनॉरिटी कम्युनिटीज. या मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप है, ये फॉलोअर्स फॉर द हायर स्टडीज हाउ मर्ज विद द अदर फेलोज. या नए उदान पॉलिसी है, सपोर्ट द स्टूडेंट क्लियरिंग एमपीएससी स्टेट एमपीएससी एग्जाम्स. नई मंजिल स्कीम इज देयर where the education and skill development for the minority will take place, and Ustad scheme is that the preservation of tradition of crafts and arts among the minorities done. Likewise, if we see the language and culture and education, the constitution safeguards the linguistic and cultural identity of minorities. Thus, minorities can establish schools to teach their mother tongue, or they can preserve their religious practices, festivals and traditions. And likewise, the state is responsible for promoting their language and heritage. So this is the fundamental right of the minorities. तो माइनॉरिटी राइट एंड सेकुलरिज्म को आप देखते हो तो इंडिया फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ पॉजिटिविस्ट सेकुलरिज्म. द स्टेट्स आर रिस्पेक्ट ऑल रिलीजियस एंड मेंटेन इक्वल डिस्टिंक्शंस फ्रॉम ऑल. Minority rights are not privilege but essential protection to maintain the diversity and equality. So these are the things that is given. The challenge to implementation of these rights है, जैसे एजुकेशनल बैकवर्डनेस है, इकोनॉमिक डिसएडवांटेज है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड स्टीरियोटाइप मेंटेलिटी इज देयर कि जनरली लोग नहीं पसंद करते बहुत बार माइनॉरिटीज को. हेट क्राइम्स है या वायलेंस है या अंडर रिप्रेजेंटेशन है जॉब्स और पॉलिटिक्स में. तो गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर द बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्किल, जुडिशरी मस्ट रिमेन एक्टिव इन अपहोल्डिंग द राइट्स. तो ये सारी चीजें इसमें आती है. अगर इसको कंक्लूड करेंगे माइनॉरिटी राइट्स को, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ रिच एंड एक्सक्लूसिव फ्रेमवर्क फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द माइनॉरिटीज थ्रू द फंडामेंटल राइट. हमने देखा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल देखी, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन देखा, गवर्नमेंट के पॉलिसीज भी देखी. माइनॉरिटीज आर एम्पावर्ड टू प्रिजर्व देयर आइडेंटिटी, कल्चर एंड रिलीजियस राइट बिकॉज दिस इज देयर फंडामेंटल राइट. हाउएवर द रियल सिनेरियो इज लिटिल डिफरेंट बिकॉज कि ये सक्सेस इसको होने के लिए दिस प्रोविजंस, बट इन इम्प्लीमेंटेड दैट इफेक्टिवली बहुत सारे पॉलिटिकल रीजंस होते हैं, पॉलिटिकल अपोजिशंस होते हैं. तो स्टेट मस्ट रिमेन विजिलेंट एंड कमिटेड टू इंश्योर दैट द माइनॉरिटीज आर ट्रीटेड विद डिग्निटी, इक्वलिटी एंड जस्टिस इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ. तो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. द फुल लेंथ क्वेश्चन हम इसको डिटेल में इसलिए कर रहे हैं कि ये फुल लेंथ क्वेश्चन जितने भी आते हैं, आइदर शॉर्ट नोट्स में और आइदर फुल लेंथ में और प्रॉब्लम में या 2 मार्क्स के लिए आपको कहीं ना कहीं आते हैं. तो जितने भी हम फुल एंड डिटेल में कर रहे हैं इसको बहुत अच्छे से आप लोग 1-2 बार सुनिए. तो एलिब्रेट द वेरियस प्रोविजंस ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1975 जो कि आपके सिलेबस में है. इज द सेफगार्ड द राइट्स द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब. तो आर्टिकल जो राइट टू आपकी इक्वलिटी है उसमें आर्टिकल 17 और 18 है. तो उससे जो 17 से ये निकल के आता है कि वेरियस जो एक्ट जो बना है तो उसका बैकबोन से ये बनता है. तो अब इसको देखते हैं डिटेल में. जैसे प्रोविजंस क्या क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट आपके सिलेबस में है, इसके ऊपर क्वेश्चंस हमेशा आते हैं. तो इसको आपको बहुत अच्छे से करने हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट जो 1955 का है. तो इंडिया इज जैसे कि आपको डाइवर्स कम्युनिटी है, डाइवर्स कंट्री है, लॉन्ग हिस्ट्री है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भी है, कास्ट बेस्ड डिवीजन भी है, एक रियलिटी है, एक हार्श रियलिटी है अपनी कंट्री की. तो स्पेशली अगेंस्ट द शेड्यूल कास्ट जिसको एससी कहते हैं, शेड्यूल ट्राइब एसटी. टू एड्रेस द डीप रूटेड इनजस्टिस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया several laws were enacted to promote equality and protect the dignity of the communities. इसमें अगर देखते हैं कि वन ऑफ द अर्लीस्ट द मोस्ट सिग्निफिकेंट लॉ इन दिस रिगार्ड इज द प्रोटेक्शन ऑफ द सिविल राइट्स एक्ट 1955 जिसको पीसीआर एक्ट आप बोलते हो. दिस एक्ट वाज पास्ड टू एबॉलिश द अनटचेबिलिटी एंड पनिश दोज हु प्रैक्टिस एंड इनकरेज इट. तो बैकग्राउंड ऑफ दिस एक्ट अगर आप देखते हो, दिस एक्ट वाज ओरिजिनली पास्ड एज द अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955.
लेटर इट वाज अमेंडेड, उसके बाद इसको अमेंड किया गया, उसको रीनेम किया गया द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 इन 1976। तो ये क्या करता है कि द अमेंड gave it more teeth and aligned with the constitutional values equality dignity and fraternity। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस अगर देखते हैं आप, ये दो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 का, जिसको पहले अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 बोलते थे, बाद में इसको 1976 में इसमें अमेंडमेंट करके इसके नेम को भी अमेंड किया गया और प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 इसको किया गया। उसके बाद इसमें देखते हैं कि आप कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस जो इसका है द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 का is based on the Article 17 of the Indian Constitution, which states the untouchability is abolished and its practice in any form is forbidden. The enforcement of any disability arising out of untouchability shall be offence punishable in accordance with the law। तो इसमें अगर हम देखते हैं कि जो आपका प्रोविंशियल और प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट है, इज द लॉ दैट गिव्स इफेक्ट टू आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 का ये फ्लोटिंग एक्ट है कि जिसका ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट इज टू द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स आर टू एबॉलिश and eliminate untouchability of all forms, to ensure equal access to public spaces and services, and to punish those who discriminate against scheduled caste and scheduled tribes, and to protect the civil rights of scheduled caste and scheduled tribes, and to promote the social harmony and dignity of all citizens। इसके जो की डेफिनेशन हम देखते हैं तो जो सिविल राइट्स और अनटचेबिलिटी, सिविल राइट्स मीन्स एनी राइट्स accruing to a person by a reason of the abolishing of untouchability under Article 17 of the Constitution। Likewise, here untouchability is defined in this act, though not defined directly. The term refers to the caste-based exclusion or discrimination, especially against scheduled caste in matter of religion, society, public access, employment, and education। तो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हम इस एक्ट के देखते हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 हर एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करिए कि लेट्स नाउ अंडरस्टैंड द वेरियस सेक्शंस एंड प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एंड हाउ दे हेल्प टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। सेक्शन 3 जो इस एक्ट का है कि द पनिशमेंट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ डिसेबिलिटी, जैसे एनी पर्सन डिनाइज एक्सेस, किसी को वो एक्सेस डिनाई करता है टू एनी ग्राउंड ऑफ अनटचेबिलिटी, कि आप अछूत हो ऐसे बोल के कि जैसे पब्लिक प्लेस या पब्लिक वर्शिप पे उनको ना आना, प्लेसेस ऑफ पब्लिक वर्शिप या यूज ऑफ वाटर और द वेल्स ऑफ द टैंक्स और बाथिंग घाट, एंट्री इनटू शॉप्स और रेस्टोरेंट्स, होटल्स एंड हॉस्पिटल्स। द पनिशमेंट फॉर दिस इज दिस इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 months और फाइन और अप टू 500 फाइन। उसी तरह डिनाइल ऑफ एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस, जैसे स्कूल हो गए, रोड हो गए, पार्क्स, लाइब्रेरीज, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। इफ एनी पर्सन प्रिवेंट समवन फ्रॉम एंटरिंग पब्लिक प्लेसेस सच एज दिस, तो द पनिशमेंट यहाँ पे भी है अंडर दिस सेक्शन। अगर किसी को स्कूल में जाने से, रोड में या किसी बगीचे में, पार्क में या लाइब्रेरी में या गवर्नमेंट बिल्डिंग में उनको आने से रोकते हैं, तो इसको डिनाइल, तो दिस इज ऑल्सो पनिशेबल अंडर दिस एक्ट। सेक्शन 5 रिफ्यूजल टू सेल गुड्स और सर्विसेज, जैसे एनी पर्सन refuses to sell or provide services like haircut या washing clothes या repairs to somebody because he is untouchable, they can be punished under this act। Likewise, section 6 gives the provision the refusal to admit in educational institution. If the school, college, institution denies admission to the student just because they belong to a scheduled caste, scheduled tribe, or they tell them that they are untouchable, or telling anyone that they are untouchable, and it is punishable offense under this act। Likewise, insult or humiliating based on the untouchability, if any insult or humility or intimidates a person belonging to SC/ST in a public based on a caste, they can be punished under this act। Likewise, a computer library is there, a compulsory labor pain is there। If any person is forced to do a manual or labor, a bonded labor just because of their caste, it is violation of this act is also। जैसे बहुत सारी वो आई और दाया हुआ करती थी, जो बच्चे पैदा करते थे, उनको कंपलसरी अगर उनको फोर्स किया जाए कि आप ये काम करिए, तो ये भी जो है पनिशेबल है, मैनुअल लेबर वर्क अगर वो किसी कराए तो। इसी तरह से सेक्शन 9 boycott, if any groups or individuals socially economically boycott someone on the ground of caste or untouchability, they are also punishable under this act। Offense by the companies, for example, if any company organizing is voluntary discrimination, that the directors or the managers can also be punished। Likewise, section 11 repeated offenses are the person commits the offense against the punishment is more severe with the imprisonment up to 1 year और फाइन। स्पेशल प्रोविजन इसमें देखते हैं कि इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए पब्लिक सर्वेंट ड्यूटी है, जैसे सेक्शन 12 में, और पब्लिक ऑफिशियल्स आर एक्सपेक्टेड टू हेल्प विक्टिम्स ऑफ अनटचेबिलिटी एंड रिपोर्ट अ वायलेशन इफ एनी। उसी तरह से प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट है, तो सेक्शन 15 में इफ सर्टेन सिचुएशन द कोर्ट में प्रिज्यूम दैट द एक्यूज्ड एक्टेड आउट ऑफ कास्ट बायस अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। उसी तरह से कॉग्निजेबल ऑफेंस नॉन बेलेबल ऑफेंस में है कि मोस्ट ऑफेंस अंडर दिस एक्ट आर कॉग्निजेबल, पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट एंड नॉन बेलेबल बेल्स राइट। उसके भी जो पॉलिसीज है बार बार चेंज होती रहती है, वो भी देखना जरूरी है। रोल ऑफ जुडिशरी अगर देखते हैं तो इसमें दो देवीराजिया वर्सेस पद्मानामा 1958 का फेमस केस है। कर्नाटका हाई कोर्ट
held that the access to the public roads and temples cannot be denied to SCs. This is the state of Karnataka versus Appa Balu Ingle 1995 का केस 5 का केस है. The Supreme Court reaffirmed that the untouchability is a serious social evil and law must be strictly enforced. अदर लीगल प्रोविजन हम सेफ गार्ड देखते हैं कि इसके लिए जो प्रिवेंशन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट में है, तो SC/ST प्रिवेंशन एंड द अट्रॉसिटी एक्ट है 1989 का, और फिर स्ट्रॉन्गर प्रोटेक्शन एंड स्ट्रिक्टर पनिशमेंट टू द ऑफेंस अगेंस्ट द SC/ST, जैसे डिफाइन करता है एट्रोसिटी को, एंड ऑल्सो द स्पेशल कोर्ट रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन. इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स फॉर द SC/ST वेलफेयर अगर देखते हैं, आर्टिकल 15(4) है जहाँ पे स्पेशल प्रोविजंस फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है, इसलिए वहाँ पे रिजर्वेशन के भी प्रोविजंस है. आर्टिकल 16(4) में रिजर्वेशन इन जॉब्स है फॉर दिस कैटेगरी. Also, Article 17 is their abolishment of untouchability and this act come into force. Article 46 है जहाँ promotion of education and economic interest of the scheduled caste and scheduled tribe, ये provision यहाँ पे वो करता है. रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस अगर देखते हैं माइनॉरिटीज़ के लिए, जो फॉर एग्जांपल इसमें शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए, तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब है, तो मॉनिटर करता है इम्प्लीमेंट ऑफ द सेफगार्ड ऑफ शेड्यूल कास्ट, कैन इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट एंड एडवाइज द गवर्नमेंट. इससे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब है, द एस्टेब्लिश अंडर आर्टिकल 338 द वर्क टू द प्रमोट द प्रमोशन ऑफ द राइट्स ऑफ द STs. इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म अगर इसको देखते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट्स a social justice officer to monitor the cases. The special courts are set up for the speedy trial of the offences. Awareness programs such as are conducted to educate people, and monitoring committees are that at a district and state level to review the performance. Challenges to implementation इसके जैसे देखें कि लो रिपोर्टिंग ऑफ द केसेस है, पुलिस इनएक्शन या फिर पुलिस बहुत बार बायस होती है या FIR रजिस्टर नहीं करती, डिलेड जस्टिस है, सोशल प्रेशर है, लैक ऑफ अवेयरनेस है. तो ये जो चैलेंजेस है, चुनौतियां हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए. Suggestions for the better implementation training to the police officials, public awareness, legal aid services, monitoring, accountability and community participation. Significance अगर हम देखते हैं कि the Protection of Civil Rights Act 1955 है कि the Protection Civil Rights Act symbolize India's commitment to equality and social justice. It is more than just a legal document. It reflects the fight against the centuries of oppression, जो दबे कुचले उनके लिए recognition of human dignity. It makes untouchability a criminal offense. ये बहुत बड़ी बात है. It ensures the access to the temples, पब्लिक प्लेसेस एंड एजुकेशन एंड SC/ST, और उनको मुख्य धारा में लाने की ये कोशिश है जिसको बढ़ावा देती है. इट क्रिएट्स ए लीगल एनवायरनमेंट दैट सपोर्ट्स डिग्निटी एंड इक्वलिटी एंड फ्रीडम. इसका कंक्लूजन में अगर देखते हैं तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 जो है इज ए लैंडमार्क लेजिस्लेशन इन इंडियाज जर्नी टूवर्ड्स सोशल इक्वलिटी एंड जस्टिस. इट गिव्स लीगल प्रोटेक्शन टू द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स अगेंस्ट द अनटचेबिलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन. इसको देखते हैं. Though challenges still exist, the law provides strong ways to build an inclusive, respectful society, which helps in the effective implementation, active judicial support, and social awareness. The act can truly empower the marginalized section. अगर देखते हैं वो करता भी है. Constitution vision of the justice, liberty, equality, and all ये जो है कि Protection of Civil Rights Act 1955 में दिखती है. ये अब मूव करते हैं हम लोग जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन जो आपको आया था फुल लेंथ के लिए, और ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम्स में आते हैं, आइदर शॉर्ट नोट्स में, आइदर फुल लेंथ में, आइदर 2 मार्क्स के लिए. तो इसको भी आप अच्छे से करिए कि जितने भी फुल लेंथ में क्वेश्चन आते हैं वो हमेशा फेवरेट होते हैं, इतना आपको ध्यान में रखना है. तो डिफाइन द टर्म जैसे है कि स्टेट अस आउटलाइन इन आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक्सप्लेन इट इन डिटेल्स विद द सपोर्ट एंड द रिलेवेंट केस लॉ. तो स्टेट के बारे में आर्टिकल 12 की डिफाइन करता है कि हु विल बी स्टेट. स्टेट अगर देखेंगे तो इसके खिलाफ आप RTI लगा सकते हो. अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द स्टेट मतलब यहाँ पे खाली कंट्री नहीं होती है, कंट्री हो गया, राज्य हो गया, स्टेट हो गई, बाद में ये सारी चीज़ें डिटेल में हम अभी देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी जैसे कि फंडामेंटल राइट है, प्रोटेक्ट इंडिविजुअल. सब आपको याद रखना है कि आर्टिकल 12 से फंडामेंटल राइट शुरू होता है. यहाँ पे वो सबसे पहले डिफाइन करता है कि स्टेट क्या होगा, कंट्री क्या होगी, और की सरकार क्या होगी. उसके बाद ये बताता है कि आर्टिकल 13 लॉ क्या होगा, और उसके बाद जो शुरू करता है कि फंडामेंटल राइट क्या होगा. तो सबसे पहले जो राइट्स देने वाले हैं और जो जिनके खिलाफ आपको राइट्स है वो पहले गवर्नमेंट बनाती है, उसके बाद कानून बनाता है आर्टिकल 13 में, और 14 से आपका फंडामेंटल राइट जो इक्वलिटी और आगे फ्रीडम वगैरह चालू हो जाता है. तो डेमोक्रेसी है यहाँ पे सबसे पहले आपको स्टेट समझना जरूरी है, बिकॉज आर्टिकल 12 सबसे पहले स्टेट बनाता है. वी डिफाइन द स्टेट फॉर द पर्पस ऑफ पार्ट 3 दैट इज फंडामेंटल राइट. द डेफिनेशन इज क्रूशियल बिकॉज द फंडामेंटल राइट कैन बी एनफोर्स ओनली अगेंस्ट द स्टेट and not private individuals except in some cases like article 15(2) or article 17 etc. जहाँ पे कोर्ट ने बार बार इंटरप्रेट किया है. The answer explains the meaning of the state under article 12. Various bodies included under the term. A landmark Supreme Court decision that clarifies its scopes. अगर देखते हैं आर्टिकल 12 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ये बोलता क्या है, उसको हमको डिटेल में ये जानना है यहाँ पे कि इन दिस पार्ट अनलेस इन द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर द स्टेट इंक्लूड द गवर्नमेंट
and the Parliament of India and the government and the legislature of each state and all locals or other authorities within the territory of India और अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया। इसको अभी हम इजी लैंग्वेज में हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या क्या है करके एक्सप्लेनेशन ऑफ आर्टिकल 12 में कि इसके अंदर स्टेट के परिभाषा में क्या क्या आती है। तो सबसे पहले गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, लोकल अथॉरिटीज एंड अदर अथॉरिटीज। तो ये चार कैटेगरी बोलता है कि स्टेट है, ये आर्टिकल 12 बताता है। तो आर्टिकल 12 गिव्स अ इंक्लूसिव डेफिनेशन ऑफ द टर्म स्टेट। It means that the term covers not just central and state government but also other authorities. Like let us break down the element अगर देखते हैं तो गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जैसे इसको बोलता है कि आर्टिकल 12 की दिस आर द स्टेट, इसमें इंक्लूड क्या क्या करते हैं, यूनियन एग्जीक्यूटिव हो गया, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स एंड यूनियन लेजिस्लेचर लाइक द लोकसभा एंड राज्यसभा एटसेट्रा। तो उसी तरह से गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट ऑन द यूनियन टेरिटरीज, जैसे इंक्लूड करता है स्टेट एग्जीक्यूटिव को, गवर्नर को, चीफ मिनिस्टर को, स्टेट legislature assembly and the council etc. Likewise the local authorities are the refers to पंचायत है, म्यूनसिपालिटीज है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है एटसेट्रा। एंड अदर अथॉरिटीज को समझना जरूरी है कि जहाँ पे ये बोलता है कि वो भी स्टेट है कि द मोस्ट डिबेटेबल पार्ट है जो आर्टिकल 12 का इंक्लूड द स्टैट्यूटरी नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज, एजेंसीज, कॉर्पोरेशन, इंस्टीट्यूशन एंड परफॉर्म गवर्नमेंट और पब्लिक ड्यूटी। तो ये बोलते हैं कि जो भी रोड बनाने का काम करता है वो भी स्टेट है। तो जो भी पब्लिक ड्यूटी करती है या गवर्नमेंट की तरफ से ड्यूटी करती है उसको भी अदर अथॉरिटीज में वो बोलता है कि ये स्टेट है, ये आर्टिकल 12 बताता है। तो वाई ही इज आर्टिकल 12 इंपॉर्टेंट वो भी हम देख लेते हैं। आर्टिकल 12 इज इंपॉर्टेंट बिकॉज फंडामेंटल राइट है इसमें कि पार्ट 3 है अप्लाई ओनली टू द स्टेट। इफ एनी अथॉरिटीज इंक्लूडिंग स्टेट वायलेट्स राइट्स द सिटीजन कैन अप्रोच हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 और द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 टू एनफोर्स इट बिकॉज इट इज इन्फोर्सेबल। एंड इफ अ बॉडी इज नॉट अ स्टेट द फंडामेंटल राइट मे नॉट बी, मे आंसर इज मे, वो नहीं एनफोर्सेबल हो सकता है और हो भी सकता है। तो कोर्ट के इंटरप्रिटेशन पर डिपेंड करता है। उधर उससे इंटरप्रिटेशन ऑफ अदर अथॉरिटीज देखें तो लैंडमार्क लॉस है वहाँ पे कि लेट अस अंडरस्टैंड द कोर्ट्स इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट स्पेशली द अथर अथॉरिटीज। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई का केस था 1954 का कि वन ऑफ द अर्लीस्ट केस द हाई कोर्ट held that the other authorities should be limited to the authorities exercising government powers. Likewise, narrow interpretation अगर देते हैं later rejected by the Supreme Court, the राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल का 1967 का केस है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट extended the meaning of other authorities, hold that even if the body is created by statute and power to affect the rights, it can be considered as a state. इसी तरह से ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वॉज डिक्लेयर्ड स्टेट अंडर आर्टिकल 12 अंडर दिस राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल, जहाँ पे उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी जो बोर्ड है उसको भी बोला कि ये स्टेट है अंडर आर्टिकल 12। उसी तरह से सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम 1975 का केस है जहाँ पे जस्टिस मैथ्यू ने बोला था कि फंक्शन आर ऑफ ए पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड क्लोज रिलेटेड टू द गवर्नमेंट फंक्शन देन इट इज अ स्टेट। तो इसके अंदर ये हुआ था कि ओएनजीसी जो हो गए, एलआईसी हो गए, कि ऑल आर द वेर द स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस एंड हेल्थ दैट दिस बॉडीज वेर परफॉर्मिंग द पब्लिक फंक्शंस एंड हेंस वेर स्टेट अंडर आर्टिकल 12। तो इस केस में एलआईसी को, ओएनजीसी को, क्योंकि ये फंक्शन कर रहे हैं पब्लिक इंपॉर्टेंस के या पब्लिक के गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट की तरफ फंक्शन कर रहे हैं, तो करके इसको बोला गया कि ये स्टेट है अंडर आर्टिकल 12। उसी तरह से आर डी शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी में, तो इसमें ये बताया गया सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सेड दैट द गवर्नमेंट कंपनीज एंड अथॉरिटीज परफॉर्मिंग पब्लिक फंक्शंस आर इंक्लूडेड अंडर स्टेट। इसका जो क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग वेदर द बॉडी स्टेट और नॉट, तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इसमें ये बताया गया कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट आर यूज्ड, state control over the management of the International Airport Authority. The body has monopoly status given by the state and the functions are of public importance and it is governmental department is transferred to that body. That's why it is state under Article 12. उसी तरह से अजय हासिया वर्सेस खालिद मजूम में भी अदर अथॉरिटीज में भी इसको ये बताया गया कि ये स्टेट है अंडर आर्टिकल 12। जैसे कंसर्न द गवर्नमेंट एडेड इंजीनियरिंग कॉलेज था रन बाय द रजिस्टर्ड सोसाइटी, सुप्रीम कोर्ट हैड द कॉलेज वाज इंस्ट्रूमेंटली ऑफ द स्टेट, इंस्ट्रूमेंटली ऑफ द कोर्ट लेट आउट द इंस्ट्रूमेंटलिटी टेस्ट इन दिस केस, अ बॉडी ऑफ स्टेट इफ द फाइनेंशियल फंक्शनलिटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव डोमिनेंस बाय द गवर्नमेंट हैज अ डीप परसुएसिव कंट्रोल ओवर दिस देन इट इज अ स्टेट। उसी तरह से पीके रामचंद्र अय्यर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1984 का केस है, द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसमें वाज हेल्ड एट द स्टेट बिकॉज इट वाज कंट्रोल्ड एंड फंडेड बाय द गवर्नमेंट, दैट्स व्हाई इट्स अ स्टेट। जी टेली फिल्म लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005 का जैसे केस है, बीसीसीआई बोर्ड ऑफ द कंट्रोल ऑफ द क्रिकेट इंडिया वाज नॉट कंसीडर्ड स्टेट अंडर आर्टिकल 12। इसमें बताया गया था कि इसमें अगर बीसीसीआई जो है कि वो स्टेट है या नहीं, जिसमें आर्टिकल 12 में स्टेट नहीं है बिकॉज इट वाज द प्राइवेट ऑटोनोमस बॉडी not created by the statute and was not financially or functionally controlled by the government, that's why इस पे RTI भी नहीं लगेगी। However, court said that the BCI performs the public duty
इट कैन बी हेल्ड अकाउंटेबल अंडर आर्टिकल 12 रीड जुडिशियल हाई कोर्ट, अगर वो पब्लिक ड्यूटी करती है तो। उसी तरह से प्रदीप कुमार विश्वास वर्सेस इंडिया इंस्टीट्यूशन केमिकल बायोलॉजी का केस था, इसमें हेल्ड हुआ था कि जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है CSIR इज अ स्टेट अंडर आर्टिकल 12 अस सेटिस्फाइड अंडर इंस्ट्रूमेंट स्टेज। तो आप कोई भी एक या दो केस लॉ आप कोट कर सकते हो आर्टिकल 12 में जहाँ पे उसको स्टेट बताया था नहीं बताया था। देखते कोर्ट यूज द टेस्ट टू डिटरमाइन वेदर द ऑर्गेनाइजेशन स्टेट ऑन दिस स्टेटूटरी ओरिजिन है, क्रिएटेड बाय लॉ और स्टेट है या नहीं। अगर कोर्ट को ये इंटरप्रेट करना है कि वेदर एनी ऑर्गेनाइजेशन इज अंडर स्टेट और फाइनेंशियल असिस्टेंट अगर गवर्नमेंट से मिलती है, रिसीव सिग्निफिकेंस गवर्नमेंट फंडिंग, देन इट विल बी स्टेट। या एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, गवर्नमेंट कंट्रोल्स द अपॉइंटमेंट एंड डिसीजंस and give the circular notification to that institution that it comes under state. The public function जैसे perform duties of public importance या monopoly status has exclusive powers granted by the government। उसी तरह से अब जो है हाउसिंग सोसाइटी को भी स्टेट अंडर आर्टिकल 12 में ले आए हैं। अभी देखते हैं हु आर द इंक्लूडेड अंडर द स्टेट समरी। अगर आप देखते हो सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गए, स्टेट गवर्नमेंट आपको ये प्रॉब्लम में आ सकते हैं कि प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस में, जैसे पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, पंचायत, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, स्टेट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस, जुडिशरी, नॉन एडेड कॉलेजेस को भी अब स्टेट में लेते हैं व्हेन परफॉर्मिंग एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी। या तो प्राइवेट कंपनी है विथ नो पब्लिक फंक्शंस और जैसे BCCI है, इट्स नॉट स्टेट अंडर आर्टिकल 12। उसी तरह से प्राइवेट कंपनी नॉट परफॉर्मिंग पब्लिक फंक्शन इज नॉट अ स्टेट। सो व्हेन इज जुडिशरी स्टेट, क्या जुडिशरी को भी स्टेट अंडर आर्टिकल 12 बोला जाएगा? तो व्हेन इज द जुडिशरी इज परफॉर्मिंग एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस लाइक रिक्रूटमेंट, it is treated as state, but while performing the judicial function it is independent and not accountable under article 12। why is the board interpretation important? Because the Supreme Court has intentionally kept the meaning of the state broad, this is to ensure justice for individuals, या prevent the misuse of the power by public bodies, या make fundamental right meaningful not just on a paper। it is a narrow bodies देखेंगे तो where included many public authorities could escape constitutional responsibility। if we see the relation with the other articles, the article 13 and 12, law made by the state that violates fundamental right are avoid, यहाँ पे बोलता है relation with article 12। 32 ये बोलता है कि right to move Supreme Court और enforce fundamental rights। उसी तरह article 26 writs can be issued on a non-state actor performing public duties, यहाँ पे बताता है relation उसका article 12 में automatic आ जाता है। तो आर्टिकल 14 जैसे राइट टू इक्वलिटी एनफोर्सेबल अगेंस्ट स्टेट, तो दिस आर द राइट्स दैट आर इन्फोर्सेबल अगेंस्ट आर्टिकल 12। तो इसलिए आर्टिकल 12 का इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लाइक अगर कंक्लूड करेगा तो आर्टिकल 12 इज द गेटवे फॉर एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट इन्फोर्स करना है तो आर्टिकल 12 पहले इंटरप्रेट करना जरूरी है, बिकॉज ही डिफाइंस व्हाट इट मीन्स द स्टेट ऑफ द पर्पस ऑफ पार्ट 3 of the constitution over the years। जैसे court have given its a liberal broad interpretation to ensure justice and equality to all citizens। इस लेक्चर में हम ये भी देखें कि फ्रॉम द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टू ए स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड पब्लिक अथॉरिटीज, एनी बॉडी दैट परफॉर्म्स द पब्लिक ड्यूटीज फंक्शंस लाइक द स्टेट कैन हेल्ड रिस्पॉन्सिबल वायलेटिंग फंडामेंटल राइट। तो जब भी आपको आर्टिकल 12 पे क्वेश्चन आएगा, जैसे ये क्वेश्चन पेपर में आया था मुंबई यूनिवर्सिटी के 75-25 पैटर्न में, कि आप जब लिखते हो तो इसमें आपको इतना याद रखना है कि मुझे बहुत अच्छे जो 25 से 30 पॉइंट लिखने हो, आपकी राइटिंग स्पीड आपने अच्छी रखनी है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि आपको जो है ये जो 3 क्वेश्चंस होते हैं अराउंड 50 मिनट्स में या 45 to 55 मिनट्स में, आपको ये 5 क्वेश्चन में से एनी 3 करने होते हैं। और ये जो एनी 3 क्वेश्चंस आप जो करोगे अराउंड 45 मिनट्स में आपका ये करके हो जाना चाहिए। तो 15 मिनट्स से टू 20 मिनट्स अगर आप भी पकड़ोगे तो राइटिंग स्पीड, तो इस राइटिंग स्पीड में आप ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 25 पॉइंट लिख सकते हो। अगर राइटिंग स्पीड बहुत अच्छी है तो 30 अच्छे रिलेवेंट पॉइंट जो आपको मार्क्स मिलेगा, तो सभी इतना लिख सकते हैं। तो इसको आपको ये ध्यान में रखना है। तो क्योंकि रीजन अगर पॉइंट देखते हो तो आर्टिकल 12 इंक्लूड्स गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटीज एंड अदर अथॉरिटीज। The code used instrumentally and the functionality test includes 5 to 6 landmarks। अगर आप इसका आंसर लिखो द फोकस ऑन पब्लिक फंक्शन एंड गवर्नमेंट क्राइटेरिया। इसमें एक चीज और आती है अदर अथॉरिटीज में कि रूल ऑफ एडजस्टम जेनेरिसिस 1-2 बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसके साथ जब आता है कि एडजस्टम ऑफ द सेम काइंड और नेचर, तो रूल इज यूज्ड टू बी जनरली, ये एडिशनली आपको एक कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ क्योंकि आपको आर्टिकल 12 समझना है, तो ये भी समझना बहुत जरूरी है कि रूल ऑफ एडजस्टम जेनेरिसिस ये है क्या, कि जनरल वर्ड है फॉलो द स्पेसिफिक वर्ड्स इन ए लॉ। द जनरल वर्ड वो इंटरप्रेट करता है इंक्लूड एनी आइटम्स ऑफ द सेम टाइप स्पेसिफिकली वंस मेंशन्ड बिफोर। तो इन कॉन्टेक्स्ट अगर देखेंगे तो आर्टिकल 12 जो यहाँ पे है कि द टर्म स्टेट अंडर आर्टिकल 12 स्टेट्स व्हाट, कि द गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट and all local authorities and other authorities, all local and other authorities जो ये आर्टिकल 12 बोलता है, within the territory of India or under the control of the government of India, local authorities are followed by the other authorities।
तो ये अदर अथॉरिटीज को जब वो डिफाइन करता है कि रूल ऑफ एजिस्डम जेनेरिसिस से वो डिफाइन करेगा, इनिशियली टू इंटरप्रेट द अदर अथॉरिटीज और ओनली दो सिमिलर टू लोकल अथॉरिटीज, मीनिंग द बॉडीज दैट परफॉर्म गवर्नमेंट लाइक फंक्शंस within the defined local areas such as municipal and panchayats will be treated as a state under article 12. इसका जुडिशियल इंटरप्रिटेशन अगर देखें, जुडिशियल जो एजिस्डम जेनेरिसिस का है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई का केस था, तो मद्रास हाई कोर्ट अप्लाइड द रूल ऑफ एजिस्डम जेनेरिसिस एंड स्टेटेड दैट द अथॉरिटीज शुड only include those authorities similar to the local authorities, like they functioning with the defined territory and existing government powers. And this was narrow interpretation limited to the scope of Article 12. ये ओवररूल किया कि लेटर केसेस में से राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड मोहनलाल में कि ये 1967 का केस था, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड द एजिस्डम जेनेरिसिस अप्रोच एंड स्टेटेड दैट द अथॉरिटीज इज नॉट कन्फाइंड टू द अथॉरिटीज सिमिलर टू द लोकल बॉडीज. दिस इंक्लूड्स ऑल अथॉरिटीज क्रिएटेड बाय लॉ एंड परफॉर्मिंग पब्लिक फंक्शन. इसमें कि कोर्ट broadened the scope of Article 12 and used the existing generalisis was discarded for being too restrictive. तो इसमें कंक्लूड करेंगे तो जो एजिस्डम जेनेरिसिस रूल है आर्टिकल 12 का, इनिशियली अप्लाइड बाय द हाई कोर्ट्स लाइक इन शांताबाई केस, बट रिजेक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द लेटर केसेस तो राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड. तो फ्रेसेस जो अदर अथॉरिटीज है नाउ इंक्लूडेड एनी बॉडी ऑफ परफॉर्मिंग पब्लिक ड्यूटीज whether or not they are similar to local bodies. So thus the rule of adjustment generalisis was set aside to ensure the broader inclusive interpretation of the state, allowing fundamental right to enforce against a wide range of public authority. एक दो बार ये शॉर्ट नोट और 2 मार्क्स के लिए आया हुआ है ये क्वेश्चन बार बार, जो कॉन्स्टिट्यूशन के पहले एग्जाम पहले सिलेबस में हुआ करते थे, इसलिए इसको इस बार भी इसमें कवर करने की कोशिश की गई है कॉन्सेप्ट. आइए देखते हैं जो एग्जाम में इस वाले क्वेश्चन पेपर में जो टोटल आपको जैसे पता है कि 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रॉब्लम बेस्ड में. ये क्वेश्चन जो इसका राइटिंग मेथड इसका होता है कि आपको कैसे लिखना, आपको इतना याद है. इसमें 2 क्वेश्चंस होते हैं, 3 मार्क्स में ये ईच डिवाइडेड होते हैं. बहुत बार इसमें आपको ओपिनियन वगैरह पूछते हैं तो उसमें आपको आंसर लिखना, एक्चुअली ये बहुत स्कोरिंग होता है, यहाँ पे स्टूडेंट बहुत कम लिखते हैं. तो इसको आप कॉन्सेप्ट बेस इसको करिए, बहुत अच्छे से करिए, इसमें मार्क्स लेना बहुत आसान होते हैं. जैसे हम लोग क्वेश्चन जो पहला वाला देखते हैं, 6 मार्क्स इसमें टोटल होते हैं. इसमें क्वेश्चन है कि प्रयाग वॉज बॉर्न इन इंडिया टू फॉरेन पेरेंट्स हु आर टेम्पररी रिसाइडिंग इन द कंट्री. तो स्टूडेंट जब ये पूरा क्वेश्चन पेपर ये जब हम लोग कर रहे हैं तो आपका ऑटोमेटिकली 50 to 60% आपका जो सिलेबस इस क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है. तो अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं तो आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से होती है. तो इसको आप 1-2 बार सुनिए, अच्छे से सुनिए, कॉन्सेप्ट समझिए, क्योंकि इस तरह के ही क्वेश्चंस आपको आने वाले क्वेश्चन एग्जाम जो होते हैं उसमें आने की संभावना होती है, क्योंकि ये 50 to 60% आपका सिलेबस भी कवर करता है इन डिटेल. तो प्रयाग वॉज जैसे बॉर्न इन इंडिया टू फॉरेन पेरेंट्स हु आर टेम्पररी रिसाइडिंग इन द कंट्री. Under what condition can Prayag acquire Indian citizenship according to the Indian Constitution and the Citizenship Act 1955? इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, who has the authority to make law related to citizenship? कौन अथॉरिटी है जिनको इसमें कानून बनाने का राइट है. तो आइए इसको डिटेल में देखते हैं कि इसको आंसर को आपको एनी 2 to 3 रिलेवेंट पॉइंट आपको लिखने हैं. जैसे पहला क्वेश्चन में वो पूछता है कि सिटीजनशिप बाय बर्थ इंडिया जो है कि पहला क्वेश्चन है कि अंडर व्हाट कंडीशन प्रयाग एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सिटीजनशिप एक्ट 1955. अब ये प्रयाग जो है ये इंडिया में टू द फॉरेन पेरेंट्स बॉर्न हुए हैं, कि इसके पेरेंट्स जो फॉरेन्स है और इंडिया में वहाँ पे बॉर्न हुआ है इंडिया में, हु आर टेम्पररी डिसाइडिंग इन द कंट्री. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई यूएसए से कोई 2 आ गए कपल और वो इंडिया में आके उनको बच्चा पैदा हो रहा है, तो ये इसमें पूछा गया है कि अंडर व्हाट कंडीशन प्रयाग एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप को उसको कब मिलेगी, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो गवर्न करता है कि जो सिटीजनशिप देता है. तो सिटीजनशिप बाय बर्थ इन इंडिया इज अंडर सेक्शन 3. सेक्शन 3 होता है जो सिटीजनशिप एक्ट का 1955 को, इसको बहुत अच्छे से देखिए क्योंकि ये आपको समझना जरूरी है कि सिटीजनशिप मिलती कैसे है. तो प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर जैसे एक है कि अलग अलग कंडीशन है. जैसे अगर प्लेस ऑफ बर्थ पे अगर सिटीजनशिप चाहिए तो कंडीशन फॉर सिटीजनशिप बाय बर्थ वो आपको देखना जरूरी है. स्टेटस ऑफ प्रयाग बॉर्न इन इंडिया टू फॉरेन पेरेंट्स, इसके स्टेटस क्या क्या देखते हैं. जैसे इसमें प्रोविजन में ये दिया हुआ है कि अगर कोई भी 26 जनवरी 1950 ये इसके बाद और ये 1 जुलाई 1987 से पहले, तो ये डेट आपको याद रखना बहुत जरूरी है व्हेन इट कम्स टू सिटीजनशिप. तो ऑन और बिफोर 26 जनवरी 1950 और आफ्टर एंड बिफोर 1 जुलाई 1987 ऑटोमेटिकली वो सिटीजन ऑफ इंडिया उसको बोल देंगे बाय बर्थ, इरेस्पेक्टिव ऑफ द नेशनलिटी ऑफ द पेरेंट. तो अगर ये जो लड़का है प्रयाग, अगर इसका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद और 1 जुलाई 1987 के पहले हुआ है तो इसको सिटीजनशिप बाय बर्थ ऑटोमेटिकली मिल जाएगा एज पर सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955. लेकिन अगर इसका जन्म बिटवीन 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 इसके बीच में हुआ है तो ही विल बी नॉट ए सिटीजन अनलेस वन पेरेंट इज इंडियन.
अगर उसका जन्म जो है 2 जुलाई 1987 से लेकर 2 दिसंबर 2004 तक समझ हुए, तो एनी ऑफ द वन पेरेंट, जैसे दोनों पेरेंट फॉरेनर है तो उसको सिटीजनशिप बाय बर्थ नहीं मिलेगी। तो एटलीस्ट वन प्रेजेंट मस्ट बी पेरेंट मस्ट बी सिटीजन, इंडियन सिटीजन एट द टाइम ऑफ बर्थ। उसी तरह से अगर 3 दिसंबर के आगे से अगर वो है तो इसमें ही विल नॉट गेट ए सिटीजनशिप अनलेस वन पेरेंट इज इंडियन एंड अदर इज नॉट इलीगल माइग्रेंट। तो यहाँ पे एक और एक टर्म आ जाता है इलीगल माइग्रेंट। तो एक पेरेंट का इंडियन होना जरूरी है, अदर पेरेंट इज नॉट इलीगल, हो इलीगल माइग्रेंट है अगर अदर पेरेंट, तो उसको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी यहाँ पे। जैसे वन पेरेंट मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन एंड द अदर पेरेंट मस्ट नॉट बी एन इलीगल माइग्रेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो इसमें अगर हम देखेंगे प्रॉब्लम बेस्ड में क्वेश्चन में, व्हेन प्रयाग will can be a citizen of by birth, if Prayag was born between 1950 to 87, जैसे हमने देखा he is a Indian citizen by birth even if both parents are foreign nationals। and in born between 1987, अगर वो 1987 से लेकर 2004 के बीच में अगर पैदा है तो he will not be citizen unless at least one of the parent is an Indian citizen। and if born between after 3rd December 2004, he will not be a citizen unless वन पेरेंट इज द इंडियन सिटीजन, एक पेरेंट का इंडियन सिटीजन होना जरूरी है, एंड द अदर पेरेंट इज नॉट ए इलीगल इमिग्रेंट। तो ये 3 टेस्ट में पता लगेगा कि प्रयाग जो है कि उसको इंडियन सिटीजन मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसमें इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन देखते हैं, इवन इफ ऑल बोथ कंडीशंस आर मेट, प्रयाग इज नॉट कंसिडर्ड सिटीजन बाय बर्थ इफ आइदर द पेरेंट्स से डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, एग्जांपल फॉरेन एम्बेसडर है एंड इज नॉट ए इंडियन सिटीजन, हम इसकी इलीगल इमिग्रेंट की बात कर रहे हैं, और आइदर पेरेंट ऑफ द एनिमी एलिमेंट द प्रयाग इज बोर्न प्लेस अंडर एनिमी ऑक्यूपेशन। कंक्लूड करें तो प्रयाग विल नॉट बी ग्रांटेड इंडियन सिटीजनशिप बाय बर्थ इफ बोथ द पेरेंट्स आर फॉरेन नेशनल्स एंड नाइदर इट्स सिटीजन ऑफ इंडिया अनलेस द पेरेंट इज नॉट अ इलीगल इमिग्रेंट एंड अदर इज एन इंडियन सिटीजन एट द टाइम ऑफ बर्थ इफ बॉर्न आफ्टर 2004। तो ये जो डेट और ईयर लिखना आपको जो वो जरूरी है जिससे कि आपको समझ में आ जाए। सेकंड क्वेश्चन है कि इसी में आपको सिटीजनशिप एक्ट के ऊपर, जो कि आपके सिलेबस में मॉड्यूल 1 में ही है, हु हैज द अथॉरिटी टू मेक लॉ अंडर द रिलेटेड टू सिटीजनशिप। सिटीजनशिप में कौन सी अथॉरिटी है कि जो लॉ बना सकती है। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर इसको देखते हैं कि अदर अथॉरिटीज हु हैव द पावर टू मेक अ लॉ, तो इसमें अगर देखेंगे तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया सबसे पहले, कि जिसको पावर है कि हैज द पावर टू मेक अ लॉ, और सिटीजन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 11 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि पार्लियामेंट बना सकती है, जैसे अभी रिसेंटली सीए का एक्ट जो पास हुआ। उसी तरह से अंडर गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट जो है कि हैज द पावर टू मेक रूल्स टू कैरी आउट द प्रोविजंस ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955, दिस आर द नोन ऑफ सिटीजन रूल। और जो सेक्शन 18 है ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955 में, वो सेंट्रल गवर्नमेंट दैट इज यूनियन गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो जो है कि अथॉरिटी देता है उसको, द पावर टू मेक अ लॉ रिलेटेड टू द सिटीजनशिप अंडर सिटीजनशिप एक्ट। सिंपल वर्ड में देखें तो पार्लियामेंट दैट मेक्स अ मेन लॉ सिटीजनशिप एक्ट लाइक द सिटीजनशिप एक्ट 1955 का उन्होंने बनाया। सेंट्रल गवर्नमेंट मेक्स डिटेल्ड रूल्स to implement that law forms or the procedure document authorities etc। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा गया था, जो इसके ऊपर है, ये मर्डर केस और कस्टोडियल डेथ के बारे में है कि अजय वाज अरेस्टेड बाय पुलिस इन कनेक्शन विथ एन ऑफेंस ऑफ मर्डर ड्यूरिंग द इंटरोगेशन, ही डाइड इन द पुलिस कस्टडी, हिज फैमिली मेंबर्स अलीज दैट इट वाज अ कस्टोडियल डेथ। तो इसमें भी 2 क्वेश्चन पूछा गया है, 3-3 मार्क्स के लिए है। इसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, यहाँ आपको ज़्यादा लिखना नहीं होता है, तो यहाँ पे आपको सोचना जरूरी होता है और कॉन्सेप्टली आप करेक्ट होने चाहिए। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कैन ए फैमिली मेंबर फाइल ए रिट पिटिशन, तो यस और नो आप पूरा लिखिए। कैन ए फैमिली मेंबर फाइल ए रिट पिटिशन, यस ही कैन और यस ही कैन नॉट। जो भी आपको आंसर आ रहा है वो हमें आगे डिटेल में देखने वाले हैं। स्टेट द रिलेवेंट आर्टिकल, तो रिलेवेंट आर्टिकल तो ये आप 2 लिखते हो तो यहाँ पे आपको 3 मार्क्स मिल जाते हैं। कहते विच इज द लैंडमार्क जजमेंट फॉर द कस्टोडियल डेथ लेट डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट। जैसे डीके बासु का आपको पता ही, तो आप डीके बासु का लिखते हो तो यहाँ पे आपको 3 मार्क्स, और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देते हो तो आपको 3 मार्क्स मिलते हैं, नहीं तो आपको 1 या 2 मार्क्स, जो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। तो प्रॉब्लम सिचुएशन बेस्ड जो क्वेश्चन है 6 मार्क्स का, यहाँ पे देखते हैं कि जैसे ये हमने कस्टोडियल देखा है, तो कैन ए फैमिली मेंबर फाइल ए रिट पिटिशन, स्टेट द रिलेवेंट आर्टिकल। देखिए यस अ फैमिली मेंबर, जैसे इसमें है कि अजय कैन फाइल ए रिट पिटिशन in the High Court under Article 26 और the Supreme Court under Article 32 in the Constitution of India, दोनों जगह पे वो फाइल कर सकता है। और दिस आर्टिकल अलाउज अ पर्सन टू अप्रोच द कोर्ट टू एनफोर्स द फंडामेंटल राइट। जैसे इन दिस केस द आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ है, हैज बीन वायलेटेड विद द एलिज्ड कस्टोडियल डेथ है, एंड द कोर्ट कैन इशू अप्रोप्रिएट रिट सच एज हैबियस कॉर्पस और कंपनसेशन ऑर्डर फॉर द वायलेशन, कि उसके जो फैमिली मेंबर उनको कंपनसेशन का भी ऑर्डर कर सकती है। जैसे लैंडमार्क केस अगर देते हैं तो डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का जो केस है 1997 का, तो इसमें एक लैंडमार्क जजमेंट कस्टोडियल डेथ के ऊपर भी आई थी कि इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट ट्रीटेड दैट लेटर रिटन बाय द डीके बासु आफ्टर सीइंग सम ऑफ द मेनी कस्टोडियल डेथ
कि ऐसा पब्लिक इंटर लिटिगेशन उसको सोमोटो नहीं ले लिया, कि हाईलाइटिंग द ग्रोइंग नंबर ऑफ कस्टोडियल डेथ एंड द टॉर्चर बाय द पुलिस इंडिया। तो कोर्ट लेट डाउन दिस, उन्होंने गाइडलाइंस दिया कि वेरियस गाइडलाइंस पुलिस स्टेशन को और स्टेट को कि किस तरह से अरेस्ट आप करोगे, उसमें गाइडलाइंस क्या क्या फॉलो करोगे, जो आपको फर्स्ट ईयर में डीके बासु का जो केस है फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा है। तो इन्फॉर्मिंग ए फ्रेंड जैसे रिलेटिव ऑफ द पर्सन हो गया, मेडिकल एग्जामिनेशन, अरेस्ट में एवरी 48 ईयर्स 8 आवर्स ऑफ द कस्टडी, प्रिपरेशन ऑफ द अरेस्ट मेमो, राइट टू कंसल्ट लॉयर, the production before magistrate between 24 hours. The court held that the violation of the guidelines amount to the violation of Article 21 of the Constitution, which guarantees the right to life and personal liberty. तो इसमें क्या होगा, जजमेंट आल्सो ओपन द डोर फॉर द कंपनसेशन टू बी अवॉर्डेड टू द विक्टिम देयर फैमिलीज अंडर द पब्लिक लॉ रेमेडी। अनदर इंपॉर्टेंट केस लॉ अगर हम देखते हैं तो नीलावती बरसा वर्सेस स्टेट बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा 1993 का केस है। इसमें फाइल्ड बाय द मदर ऑफ द डिसीज सुमन बेहरा। इसमें भी द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 में इसको फाइल किया गया था। और द डेथ इन द पुलिस कस्टडी इन दिस बॉडी ऑफ द दैट पर्सन वाज फाउंड इन द रेलवे ट्रैक। तो इसमें जो जजमेंट दिया था, कंपनसेशन दिया गया था 1.5 लाख रुपए का। ऐसे कंपनसेशन जूरिस्प्रूडेंस स्पेशल सिग्निफिकेंस इसका ये था कि फर्स्ट मेजर केस रिकॉग्नाइज द कंपनसेशन ऑफ द कस्टोडियल डेथ ऑन ए पब्लिक लॉ रेमेडी अंडर आर्टिकल वायलेशन फॉर द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21। और टुगेदर देखते हैं डीके बासु बहुत इंपॉर्टेंट है। डीके बासु नीलापति बेहरा आर कंसीडर फाउंडेशन केस इन द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट अगेंस्ट कस्टोडियल टॉर्चर एंड डेथ। तो ये 2 केस लॉ आप लिखते हो तो, या एक लॉ भी लिखते हो और उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं तो आपको पूरा मार्क्स उसमें मिल जाता है। ये भी क्वेश्चन प्रॉब्लम में बार बार आता है। उसी तरह से एक पेमेंट ड्वेलर्स केस आता है मुंबई सिटी का, फेस्ड एविक्शन ड्यू टू द गवर्नमेंट ऑर्डर एम एट क्लियरिंग द पेमेंट फॉर अर्बन डेवलपमेंट। द अफेक्टेड इंडिविजुअल इंक्लूडिंग द प्रथम चैलेंज द एविक्शन ऑर्डर आर्ग्यूइंग दैट इट वायलेट देयर राइट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें क्वेश्चन है कि डज द एविक्शन ऑर्डर, जो अगर कहीं पे स्लम है उसको एविक्शन ऑर्डर अगर आता है issued by the government, violate the payment dwellers right under the Indian Constitution under article to right to live, examine what are the remedies available for the payment dwellers। तो इसके अंदर हम कुछ केस लॉ से इसको जब देखते हैं तो पहला क्वेश्चन है, डज द एविक्शन ऑर्डर इशूड बाय द गवर्नमेंट वायलेट द पेमेंट ड्वेलर राइट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एग्जामिन। तो इसमें बहुत बार देखते हैं जैसे पुनर्वसन हम सुनते हैं बहुत बार की स्लम एरिया का। तो यस द एविक्शन ऑर्डर मे वायलेट द फंडामेंटल राइट फॉर द पेमेंट ड्वेलर्स अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि राइट टू home is a fundamental right and right to life and personal liberty is also fundamental, which guarantees right to life and personal liberty under article 21. So while the government has the authority to implement urban development projects, such actions may be reasonable and follow due process of law। इसका लैंडमार्क केसेस अगर देखते हैं तो ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का केस है 1985 का। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द राइट टू लिवलीहुड इज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड लाइफ अंडर आर्टिकल 21। तो पेमेंट ड्वेलर्स डू नॉट लिव ऑन द स्ट्रीट बाय चॉइस but due to the economic helplessness, though unauthorized, they cannot evict without notice or rehabilitation। The court emphasized इसमें किया कि that even poor and the homeless persons have a right under this under constitution। इसका जो conclude करते हैं, if the government evictions order is without prior notice, hearing or alternate accommodation, it violates fundamental right। तो इसमें देखते हैं कि गवर्नमेंट eviction order जो होता है विदाउट प्रॉपर नोटिस उनको देना जरूरी है, प्रॉपर नोटिस करके इसमें हियरिंग इसकी होनी चाहिए प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस के हिसाब से, और अल्टरनेट एकोमोडेशन देना जरूरी है। तो नहीं तो ये वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 माना जाएगा, इफेक्ट लाइवलीहुड एंड शेल्टर विच आर द पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। उसी तरह से हम देखते हैं कि व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल फॉर पेमेंट ड्वेलर्स। तो पेमेंट ड्वेलर्स कैन सीक द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अगर उनके खिलाफ अगर कार्रवाई होती है तो क्या कर सकते हैं, तो रिट डाल सकते थे, रिट पिटिशन, दे कैन फाइल रिट पिटिशन अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट या 226 अंडर हाई कोर्ट। तो likely reads the writ of mandamus है to direct the authority to act lawfully, या writ of certiorari to quash the eviction order, या writ of prohibition to stop the authorities from acting illegally। Article 21 इसमें देखें तो the affected person can claim the livelihood and shelter are essential components of Article 21। Any eviction without due process, notice or rehabilitation is unconstitutional, यहाँ पे बोल सकता है। Right to equality जैसे है कि if the action of the eviction is arbitrary discrimination, it violates Article 14 and right to equality before the law। इस तरह से आपको सोच के अपने जो है कि आपके जो लीगल एनालिटिकल स्किल से आपको आंसर लिखने होते हैं जो प्रॉब्लम बेस्ड और सिचुएशन बेस्ड होते हैं। तो राइट टू जैसे रेसिडेंट मूवमेंट है आर्टिकल 19(1) E and D, द सिटीजन हैव द राइट टू रिसाइड एंड मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया एंड दो द राइट कैन बी रीजनेबली रिस्ट्रिक्टेड, इट मस्ट बी नॉट बी अनरीजनेबली ऑप्रेसिव। इसी तरह से कंक्लूड करते हैं तो पेमेंट ड्वेलर्स लाइक जैसे प्रथम है कैन चैलेंज द एविक्शन थ्रू द कोर्ट्स बाय इन्वोकिंग आर्टिकल 14, 1921 एंड बाय फाइलिंग ए रिट पिटिशन। तो इसमें तो स्टेट हैज द ड्यूटी टू एंश्योर द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, रिहेबिलिटेशन एंड ह्यूमन ट्रीटमेंट ड्यूरिंग इक्वेशन इज डन।
आपको अगर एग्जाम टिप्स इसमें अगर देंगे तो आर्टिकल 21 ओलिगा टेलिस अगर स्लम डवेलर केस आता है, और इंपॉर्टेंस में कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज टू बी फॉलोड एंड अल्टरनेट अरेंजमेंट इज टू मेड व्हेन सच केसेस ऑफ द स्लम ड्वेलिंग केसेस अगर इट कम्स इन फॉर द प्रॉब्लम। तो उसी तरह से अगर आप एक केस जो इसमें और एक प्रॉब्लमेटिक केस जो आपको आया था, ये पुलिस कमिश्नर ऑफ द सिटी इज इशूड एन ऑर्डर अगेंस्ट मिस्टर शाह, एडिटर ऑफ गुजराती न्यूज़पेपर, टू सबमिट his news article in duplicate for the scrutiny before publication। आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है आर्टिकल 19 के ऊपर कि डज द सेड ऑर्डर वायलेट्स मिस्टर शाह's फंडामेंटल राइट, इफ यस विच फंडामेंटल राइट वायलेटेड, ये फ्रीडम ऑफ प्रेस के ऊपर है। एंड ऑन विच ग्राउंड कैन द स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन, बिकॉज आपको पता है कि आर्टिकल 19 जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उस पर एब्सोल्यूट नहीं है, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है कि आप क्या नहीं बोलना, जैसे आप कोई भी राज्य के खिलाफ कुछ ना बोले या फिर ऐसा कुछ नहीं बोले कि वो एनिमी कंट्री को हेल्प हो या पब्लिक ऑर्डर है, मोरालिटी है, तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो इसको हम देखते हैं डिटेल में। डज द सेड ऑर्डर वायलेट द मिस्टर शाह's फंडामेंटल राइट, इफ यस विच फंडामेंटल राइट इज वायलेटेड। क्वेश्चन है कि द पुलिस कमिश्नर ऑफ द सिटीज इशूड ऑर्डर अगेंस्ट मिस्टर शाह, एडिटर, जो कि एडिटर है गुजराती न्यूज़पेपर के, टू सबमिट द न्यूज आर्टिकल इन डुप्लीकेट टू स्क्रूटिनी अबाउट द पब्लिकेशन। यस, द सेड ऑर्डर वाइटर्स, इसका आंसर आएगा कि शाह फंडामेंटल राइट जो है, मिस्टर शाह जो एक न्यूज़पेपर जो एक न्यूज़पेपर चलाते हैं, उनका फंडामेंटल राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में वायलेट हो रहा है, विच गारंटीज अंडर आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 19(1)(a) क्या बोलता है? ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन विच इंक्लूड द फ्रीडम ऑफ प्रेस। यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है कि वायलेट हो रहा है। इसमें जो लैंडमार्क जजमेंट है रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 का बहुत फेमस केस है। The Supreme Court held that the freedom of press is an essential part of Article 19(1)(a) and the pre-censorship, जो कि censorship इस पे लगा कि compulsory submission of material before publication was declared unconstitutional except the situation clearly allowed by law। तो ये जो पूरा प्रॉब्लम है ये रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास पे बेस्ड है, ये आपको ये ध्यान में रखना है। इन द प्रेजेंट केस forcing Mr. Shah to submit article for scrutiny before publication amounts to pre-censorship which violates the right of freedom of press। तो इसमें अगर कंक्लूड करें तो पुलिस कमिश्नर ऑर्डर वायलेट्स द मिस्टर शाह's फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19(1)(a) इज रेस्ट्रिक्टेड द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन विदाउट लीगल जस्टिफिकेशन। इसमें और एक क्वेश्चन पूछा गया है, ऑन व्हाट ग्राउंड कैन द स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन सच राइट्स। स्टेट मतलब यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट है, चाहे वो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट है, तो रेस्ट्रिक्शन कहाँ ला सकती है कि इसके ऊपर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो इसके प्रोविजन आर्टिकल 92 में दिए हुए कि कहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपका जो है कि उसको कर्टेल कर सकते हैं या फिर उसको रुका सकते हैं। जैसे अगर कोई सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के बारे में उल्टा सीधा लिख रहा है तो भी उसको स्पीच एंड एक्सप्रेशन उसको राइट नहीं मिलता। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के बारे में वो वहाँ पे उसको तो फिर यहाँ पे इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कर सकते हैं। फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन कंट्रीज खराब होगी तो, या पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मॉरलिटी के रिस्ट्रिक्शंस पे बेस्ड है कि किसी ने महिला के बारे में कुछ उल्टा बोल दिया, या किसी कास्ट के रिलीजन के बारे में, या कोई माइनॉरिटी, चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटी हो या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो, तो रंग भेद हो, चाहे वो जाति भेद हो, चाहे वो जो आपके लैंग्वेज के भेद हो या रिलीजन के भेद हो, तो ये भी जो है कि यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को। कंटेप्ट ऑफ कोर्ट है तो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कोर्ट के बारे में उल्टा सीधा बोल दिया। डिफेमेशन है अगर किसी का कर रहे हैं तो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं आता इनके सब देयर इज, बदनामी कोई किसी की कर रहा है। अब फेमस केस जो अभी आपको पता है कि जो कुणाल का चल रहा है, उसके तरह इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस है। तो हाउएवर दिस रिस्ट्रिक्शंस मस्ट बी रीजनेबल प्रोवाइडेड बाय लॉ एंड जस्टिफाइड इन द इंटरेस्ट ऑफ द अबव ग्राउंड्स। तो इसमें अगर केस रेफरेंस देखते हैं तो ब्रिज भूषण वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली का केस है। द प्री सेंसरशिप ऑफ न्यूज़पेपर वाज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कोर्ट हेल्ड द फ्रीडम ऑफ द प्रेस कैन नॉट बी कर्टेड आर्बिट्रेरली। तो अगर हम ये प्रॉब्लम का हम अगर कंक्लूजन देखते हैं तो रिस्ट्रिक्शन है आर्टिकल 19(1) में कैन बी इम्पोज ओनली अंडर स्पेसिफिक ग्राउंड मेंशन्ड इन 19(2)। तो 19(2) जो है आपका आर्टिकल 19(2) ये आपको ये बताता है कि आपको रेस्ट्रिक्शंस कहाँ होंगे और आपको 19(1)(a) फ्रीडम कहाँ होगा वो बताता है। तो ये चीज़ें आप इसमें अच्छे से लिख सकते हैं। आइए आप शॉर्ट नोट में देखते हैं। जैसे शॉर्ट नोट में आपको टोटल 4 क्वेश्चंस होते हैं, इसमें से एनी 2 करने होते हैं, तो 15 पॉइंट तक आपको इसको इसमें लिखना जरूर होता है। अच्छे से आप लिखिए उसको, और जो भी अच्छे अच्छे पॉइंट्स होते हैं उसको अंडरलाइन जरूर करिए। तो आइए इसको हम फटाफट देखते हैं जिससे कि हमारा ये भी खत्म हो जाए जल्द से जल्द। तो साइलेंट फीचर अगर देखते हो तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ है 26 नवंबर 1949 में आया है, जैसे कि आपको पता है कि ये लागू होता है। एनफोर्स 26 जनवरी 1950 को हुआ है। इट लेज द फाउंडेशन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी एंड रिफ्लेक्ट द विजन ऑफ द फ्रेमर्स ऑफ द सोवरेन, जैसे फॉर ए सोवरेन डेमोक्रेटिक जस्ट एंड इंक्लूसिव नेशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन है, सेवरल साइलेंट फीचर्स है इसके विच इज यूनिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव। जैसे लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है आपका, ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड।
जैसे ओरिजिनली इसमें 95 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल थे, और आज की तारीख में इसमें अराउंड अगर देखा जाएगा तो एक्सपेंडेड टू 448 है एक्चुअली, और उसको अगर आप इसमें सब आर्टिकल सब करते हैं 470 के आसपास अब हो चुके हैं। 25 पार्ट्स है, 12 शेड्यूल्स है, तो 448 आर्टिकल्स जो कि अब 470 अगर उसको टोटल अगर सीरियल नंबर वाइज पढ़ेंगे तो 25 पार्ट्स है, 12 शेड्यूल्स। और ब्लेंड एंड रिजिडिटी, इसमें आपको ये पूछना है कि फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए इसको, हमेशा हर एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, और आपको ये आना भी चाहिए, तो इसलिए कि लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे पहले वो एक्सप्लेन करिए। ये रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी है, जैसे इसमें बहुत सारा रिफ्लेक्शन होता है कि मिडल पाथ का या फिर मुद्दे, क्योंकि ज़्यादा रिजिड भी नहीं है और फ्लेक्सिबल भी नहीं है, तो some parts like fundamental right rigid amended procedure article 368 is, so for some it is tough, for it is some it is very flexible. Other like formation of state can be changed easily, या flexibility, तो इसमें जो provisions है rigid और flexible भी है। फेडरल सिस्टम एंड यूनिटरी बेसिस है, जैसे कि आर्टिकल 1 ही बोलता है तो इंडिया विल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, जो इमरजेंसी में यूनियन हो जाती है और जो पीस टाइम में ये जो कि फेडरल की तरह काम करती है। फेडरल गवर्नमेंट मतलब 2 टाइप ऑफ गवर्नमेंट, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो ये फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस में इसका जो पावर है डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट, यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट जो आपके दिए हुए हैं उस हिसाब से वो पावर और डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसलिए ये फेडरल हो जाता है। और यूनिटरी बेसिस ये इसलिए होता है जैसे मिलिट्री सेम है और बहुत सारी चीज़ें जो कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है, जैसे टाइम ऑफ इमरजेंसी सेंट्रल बिकम्स मोर पावरफुल, मेकिंग इट क्वासी फेडरल। तो इसको बहुत बार ये बोला जाता है कि इंडिया इज ए क्वासी फेडरल एक्चुअली। तो पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, दिस इज ऑल्सो द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ दिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि इसमें पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलोज द वेस्टमेयर मॉडल, जैसे प्रेसिडेंट इज नॉमिनल हेड and the prime minister is the real executive and the council of ministers is collectively responsible for the Lok Sabha. That's why it is called the parliament system of government, the parliamentary type of government. फंडामेंटल राइट के प्रोविजन है जैसे पार्ट 3 में, और इसमें जितने भी चैप्टर्स है वो आप फीचर में ले सकते हो। तो सिटीजनशिप की प्रोविजंस है, फंडामेंटल राइट की प्रिंसिपल है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की प्रोविजंस है, फंडामेंटल ड्यूटीज के प्रोविजंस है, और जो भी प्रियम्बल में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए जैसे सेकुलर है या फिर सोशलिस्ट है, रिपब्लिक है, तो ये जितने फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो दैट इज अ प्रियम्बल, दिस इज आल्सो वन ऑफ द फीचर। तो एनी गुड अराउंड 20 फीचर आप इसमें अगर शॉर्ट नोट लिख रहे हो तो एनी 15 पॉइंट्स आप अगर फीचर्स पे लिखते हो या 10 पॉइंट्स लिखते हो, आपको पूरे नंबर आपको इसमें मिलते हैं। नॉन जैसे कि डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के बारे में कि नॉन जस्टिफाइबल है, और इसी तरह से फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976 बेस्ड ऑन द सोवियत मॉडल, सोवियत मॉडल से ये लिया गया था। फंडामेंटल इसमें 11 ड्यूटीज ऑफ एवरी इंडियन सिटीजन मेंशन्ड है। सेकुलर स्टेट है दैट इंडिया इज नो ऑफिशियल रिलीजन इन द स्टेट ट्रीट्स ऑल रिलीजन्स इक्वल फेयरली। उसी तरह इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, दिस इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर, सुप्रीम कोर्ट गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ पे बोलते हो। सिंगल सिटीजनशिप है, जैसे ऑल इंडियंस आर सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली एंड नॉट इन द इंडिविजुअल स्टेट, या प्रमोट नेशनल यूनिटी है। यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज है, जैसे कि 18 ईयर्स अडल्ट फ्रेंचाइजी मीन्स एवरी इंडियन सिटीजन 18 years and above has the right to vote without any discrimination. This is one of the unique feature of Indian Constitution. Emergency provision, this is special provisions है article 352, 56, 356, 360. Center assumes more control, this allows quick and effective response during the war, failure of constitution में इसलिए financial crisis. स्पेशल प्रोविजन जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा है SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए। इंटीग्रेशन एंड हायरार्किकल जुडिशरी है, और preamble reflect the philosophy, the preamble declares the sovereign socialist secular democratic republic and promises justice liberty equality and fraternity। तो अगर देखेंगे तो इसको कंक्लूड अगर हम करते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक डायनामिक लिविंग डॉक्यूमेंट है कि साइलेंट फीचर रिफ्लेक्ट करता है कि ब्लेंड ऑफ द ट्रेडिशन एंड मॉडर्न, कंबाइनिंग लिबर्टी वॉज रिस्पॉन्सिबल। तो अगर आपको फीचर और कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं जितने भी चैप्टर्स है उसको आप थोड़े थोड़े एक्सप्लेन करिए, इसमें जितने भी प्रोविजंस है वो सारे आप एक्सप्लेन करिए। तो एनी गुड 15 प्रोविजंस और 10 प्रोविजंस अगर आप अच्छे से लिखते हैं तो आपको इसमें जो शॉर्ट नोट्स में पूरे मार्क्स मिलते हैं। इसको लिखने के लिए आपको जनरली एक शॉर्ट नोट को 7 मिनट से 8 मिनट लेने चाहिए, और उसमें आपको जरूर कम से कम 10 to 15 पॉइंट्स आपने लिखने चाहिए, राइटिंग स्पीड होनी चाहिए। तो डेमोक्रेसी, इक्वलिटी एंड ह्यूमन डिग्निटी जैसे सर्टनली, तो इसको अगर ऑर्गेनाइज टेबल फीचर में देखते हैं अगर आप, तो लेंथिएस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे ओवर 448 आर्टिकल, 25 पार्ट्स, 12 शेड्यूल्स। और ब्लेंड एंड रिजिड फ्लेक्सिबिलिटी, तो सम प्रोविजंस रिक्वायर स्टिक अमेंडमेंट, अदर कैन बी चेंज इजीली, जैसे फेडरल सिस्टम एंड यूनिटरी फीचर है। द पावर शेयर्ड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट देखा हमने कि इज अ स्ट्रॉन्ग इमरजेंसी। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे प्रेसिडेंट इज द नॉमिनेटेड द प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक्सरसाइज रियल पावर। फंडामेंटल राइट के बारे में आपने लिखना है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, सेकुलर स्टेट, इंडिपेंडेंट ड्यूटी, सिंगल सिटीजनशिप, एडल्ट फ्रेंचाइजी, इमरजेंसी प्रोविजन, प्रोविजन फॉर SC ST एंड माइनॉरिटीज, and integrated judiciary, and preamble reflects philosophy. So these are the things that is covered.
दूसरा शॉर्ट नोट जो आपको आया था प्रियम्बल के ऊपर कि व्हाट राइट ए शॉर्ट नोट ऑन प्रियम्बल, तो इसके ऊपर भी अगर आप लिखते हो तो इसमें एनी गुड 10 to 15 पॉइंट्स आपने लिखने हैं जब शॉर्ट नोट्स में आते हैं। और आपको इतना याद रखना है 7 to 8 मिनट का स्पीड होना चाहिए आपका जब आप शॉर्ट नोट लिखते हैं। तो इसको पूरा लिखने में इतना ही टाइम, जैसे टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए जब आंसर लिखते हैं। तो प्रियम्बल इज एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है कि जो की है टू ओपन द माइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, जैसे इसको बोला जाता है। ये प्रियम्बल जो प्रस्तावना जला अपन मनतो कि जिसको हम बोलते हैं कि इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, विच रिफ्लेक्ट द फिलॉसफी, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स of the constitution. ये की है to open the mind of the constitution maker. It is considered soul and spirit of the constitution act as a guiding light for the interpretation of constitution provisions. अगर हम इसके हम टेक्स्ट देते हैं तो we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice है, social, economic और political, liberty है, thought का expression का, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, preamble बोलता है, and to promote among the all fraternity, assume the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation. तो इसमें देखते हैं अवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को जो ये 1949 में नवंबर में इसको 26 डे ऑफ नवंबर को जो अडॉप्ट किया था, तो इसमें के बाद इसमें अमेंडमेंट हुए थे, खास करके 42nd अमेंडमेंट जो 1976 में, क्योंकि ये जो अमेंडेड वर्जन है आपका प्रियम्बल का, इसके अंदर कुछ वर्ड ऐड की गई थी 42nd अमेंडमेंट 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, कि सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ये जो ओरिजिनल जो प्रियम्बल था उसमें नहीं था, बट ये 42nd अमेंडमेंट में इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट ने इसमें ऐड किया। तो जो की फीचर्स अगर हम कॉन्सेप्ट देखते हैं, प्रस्तावना जब अपन मानते, इसमें हिंदी और मराठी में इसका अर्थ हम जानने की कोशिश करते हैं, जैसे कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और आपका आंसर पेपर में आपकी जो कि प्रिपरेशन भी होता रहे और आपकी सब्जेक्ट की भी प्रिपरेशन होते रहे। तो इसका लाइफ टाइम नॉलेज रहना जरूरी, जैसे सोवरेन जिसको बोलते हैं सार्वभौम्य, तो इंडिया इज ए इंडिपेंडेंट, इट्स ए फ्री एंड मेक इट्स ओन लॉस, जैसे प्रियम्बल ऑन द प्रियम्बल दिया हुआ कि इंडिया अपने खुद लॉ बनाने के लिए इंडिपेंडेंट है, इसलिए इसको सोवरेन बोलते हैं। इसके एक्सटर्नल इस पर इंटरफेरेंस ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि जैसे भारत स्वतंत्र है और अपने कानून स्वयं बना सकता है, भारत स्वतंत्र आहे तो स्वतःचे कायदे बनवू शकतो। सोशलिस्ट जो है समाजवाद जिसमें बोलते हैं विषमता कमी करने आणि सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने, कि एम्स टू रिड्यूस द इनइक्वालिटी एंड इंश्योरिंग सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, ये असमानता को कम करना और सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना, ये सोशलिस्ट जो कॉन्सेप्ट है प्रियम्बल में जो दिया हुआ है इसका मेन कॉन्सेप्ट है कि एम्स टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी एंड इंश्योरिंग सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस। उससे ज़्यादा सेक्युलर जिसको आप धर्मनिरपेक्ष बोलते हो, तो इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन, स्टेट हैज नो ऑफिशियल रिलीजन एंड दे मस्ट नॉट इंटरफियर इन द रिलीजियस मैटर। तो सर्व धर्मांचे सन्मान करणे या राज्याचे कोणतेही अधिकृत धर्म नाही हे घोषित करने, ये मेन कॉन्सेप्ट होता है सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट। और सभी धर्मों को समानता देती है वो, राज्य कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा, इक्वल राइट एंड इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल द रिलीजन, स्टेट हैज नो ऑफिशियल रिलीजन, ये सेकुलरिज्म प्रिंसिपल जो है कि आपके प्रियम्बल में दिए हुए। उसी तरह से डेमोक्रेटिक, कि इंडिया विल बी ए डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक होगा, कि पावर्स रेस्ट विद द पीपल, इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह बिफोर द नेशन, से सत्ता जनतेच्या हाती आहे, निवडून दिलेले प्रतिनिधी राज्य चालवतात, इसे शक्ति जनता के निहित है, चुने हुए प्रतिनिधि शासन करते हैं, ये सारी जो है कि डेमोक्रेटिक में कि भी जो है कि ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल का जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है, एडल्ट फ्रेंचाइजी का जो दिया हुआ है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, कि वहाँ पे जो लोग चुनेंगे सरकारें और पावर रेस्ट विद द पीपल, तो हियर द पावर रेस्ट विद द पीपल, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव टू गवर्न द नेशंस। उसी तरह से रिपब्लिक अगर बोलते हैं तो गणराज्य जिसको आपको तो राष्ट्रपती हा निवडून दिलेला असतो, वंश परंपरागत नहीं, मीन्स ये राज्य प्रमुख जो है राष्ट्रपति जो है निर्वाचित होता है, वो वंशानुगत नहीं होता। जैसे आपको पता है कि जितने भी जो स्टेट गवर्नमेंट के लेजिस्लेचर्स है और जो पार्लियामेंट के लेजिस्लेचर है जिसको आप चुन के देते हो, तो इनडायरेक्टली वो जो है कि अपने प्रेसिडेंट को चुनते हैं, तो हेड ऑफ द स्टेट दैट इज द प्रेसिडेंट, ही इज इलेक्टेड एंड नॉट हेरिडेटरी, दैट्स व्हाई ही इज अ रिपब्लिक। उसी तरह से जस्टिस के बारे में ये बोलता है, न्याय के बारे में, कि इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल जस्टिस फॉर ऑल सिटीजन इज टू बी देयर, तो ये सर्व नागरिकांसाठी सामाजिक, आर्थिक और राजकीय न्याय के बारे में बोलता है कि सर्व नागरिकों के लिए सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय होनी चाहिए, तो इसमें भी इसके प्रोविजन करता है। लिबर्टी, स्वतंत्रता जिसको स्वतंत्र हम बोलते हैं, उसके भी प्रोविजन आपके प्रियम्बल में है। तो फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, जैसे विचार, अभिव्यक्ति, श्रद्धा, विश्वास और जो उपासना, याचे स्वतंत्र जो देता है कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता का प्रोविजन भी ये लिबर्टी देता है कि फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड फेथ एंड वर्शिप। उसी तरह से इक्वालिटी देता है, समानता और समता जिसको आप बोलते हो, कि सर्व नागरिकांना समानता, संधी आणि वागणूक मिळावी, ही प्रोविजन जे ही करते आपली प्रियम्बल प्रस्तावना ही करते इक्वालिटी।
तो सभी नागरिकों के लिए सम्मान, अवसर और व्यवहार जैसे इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल इज गिवन बाय द सिटीजन। फ्रेटर्निटी देखेंगे तो बंधुत्व की भावना भी होनी चाहिए, इसमें प्रोविजन करता है। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन अगर देखेंगे प्रियम्बल का तो बहुत इंपॉर्टेंट है। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में कि द प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट द बेसिक स्ट्रक्चर एंड कैनॉट डिस्ट्रॉय और अमेंड बियॉन्ड द रिकॉग्निशन। वेरी वेरी यूनियन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसके पहले वाला जो केस था उसमें 1960 में अर्लियर सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रियम्बल इज नॉट एनफोर्सेबल एंड नॉट अ पार्ट। तो by the view was later modified in Keshavananda Bharati that the preamble is the part of the constitution and it the basic structure doctrine cannot be destroyed or amended beyond the recognition। तो ये दो केस लॉ इंपॉर्टेंट है when it comes to preamble, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एंड बेरीबरी यूनियन वर्सेस यूनियन का जो केस था 1960 का। तो प्रियम्बल अगर हम देखते हैं तो इस समरी में तो वैल्यू एंड विजन है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। स्टैंड फॉर इट हेल्प द इंटरप्रेटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड सर्व्स एज ए मोरल फिलोसफी and it encompasses for the governance and the law making. The key to read the mind of the constitution and what does it matter. The preamble is often called that the open mind of the constitution maker, as said by the K.T. Shah and the later accepted by the Supreme Court. The preamble shows the intention, goals of the values. They say why the constitution was made, what goals it wants to achieve, and how the state and the law should be treated. इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है रेट के बारे में। अगर आप देखेंगे तो रीट जो है टर्म्स है, ये जो लीगल ऑर्डर है इशू ऑफ रीट्स पहले से आप पढ़ रहे हैं। तो राइट स्टॉप वायलेशन जैसे रीट्स आर इंपॉर्टेंट टूल्स टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया। तो ये विशेषाधिकार जो है दो रीट जिसको आप बोलते हो कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 में, हाई कोर्ट 226 में पावर है, एम्पावर टू इशू द रीट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, एक लिखित आदेश जो देता है जिसको आप रीट बोलते हो। तो लीगल ऑर्डर है इशू बाय द कोर्ट्स। पहले ये क्वीन के पास हुआ करता था जैसे ब्रिटेन के, तो उनके पास रीट के अधिकार होते थे। और वही प्रोविजन जो है कि उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन में लेके आए कि आर्टिकल 32 में कि कोर्ट को पावर होगा कि अगर फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होता है तो 32 में, और फंडामेंटल राइट या अदर लीगल राइट वायलेट होता है तो 226 में। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ऑफ द रीट देख रहे हैं आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को है फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट के पास है फॉर द फंडामेंटल राइट्स एंड अदर लीगल राइट्स। इसको जो ये जो राइट है, ये जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 32 का, इसको ऑनरेबल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने, जो आर्किटेक्चर थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, अपने ऑनरेबल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इसमें इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने इसको बताया था कि आर्टिकल 32 इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। टाइप्स ऑफ रीट्स अगर देखते हैं इंडिया में तो हबियस कॉर्पस टू हैव द बॉडी, जैसे कि इट इज द इशूड व्हेन द पर्सन इज इलीगली डिटेन्ड। द कोर्ट ऑर्डर्स द डिटेन्ड अथॉरिटी टू प्रोड्यूस द पर्सन इन ए कोर्ट। यहाँ पे वो बोलता है हैबियस कॉर्पस का टू हैव द बॉडी, इट इज इशूड व्हेन द पर्सन इज इलीगली डिटेन्ड और द पर्सन ऑर्डर टू डिटेन अथॉरिटी टू प्रोड्यूस द पर्सन इन द कोर्ट। इसमें हैबियस कॉर्पस का अगर फेमस केस देखते हैं सुनील पत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन या फिर शीला बरसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये दो इंपॉर्टेंट केस लो आता है हैबियस कॉर्पस को, जिसका मतलब है टू हैव द बॉडी टू प्रोड्यूस द बॉडी। तो इसमें सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन केस में प्रिजनर वाज बीइंग टॉर्चर्ड इन द जेल। तो ये उनको प्रिजनर को जो जेल में टॉर्चर दे रहे थे, उनकी डिग्निटी उनकी लॉस हो रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट इसमें हैबियस क्लॉज स्टेटिंग दैट इवन प्रिजनर हैज अ फंडामेंटल राइट एंड दे हैव राइट टू लिव विद डिग्निटी। शीला वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में जैसे जर्नलिस्ट रिपोर्टेड इलीगल डिटेंशन एंड टॉर्चर ऑफ वुमेन इन ए पुलिस लॉकअप, तो कोर्ट ने इसमें सो मोटो यानी खुद से एक्शन लिया और इशू रेट किया टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द डिग्निटी। और इससे हैबियस कॉर्पस के बहुत सारे केसेस है, आप लिख सकते हो कोई भी एक या दो केस लॉ, यहाँ पे लाइफ सेविंग रेट है अगेंस्ट द इलीगल अरेस्ट और पुलिस कस्टडी। तो जितने भी अरेस्ट होते हैं उसके बाद जो हैबियस कॉर्पस का रिट्स आता है तो वो आपको आप कहने टू लिख सकते हैं, जिसको मैं आपको ये पता दे टू हैव द बॉडी कि हु विल हैव द लीगल राइट टू हैव द बॉडी। तो ये उसके अंदर है। तो मैंडेमस है जैसे वी कमांड, इसमें कमांड देता है जितने रीट इशूड बाय द पब्लिक अथॉरिटी। इसमें याद रखना है पब्लिक अथॉरिटी को ही परफॉर्म करने को लीगल ड्यूटी, प्राइवेट अथॉरिटी को नहीं। तो इशू जो वी कमांड है कि पब्लिक अथॉरिटी को टू परफॉर्म द लीगल ड्यूटी कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल, ये याद रखना है। जैसे एग्जाम्पल इसका अगर केस लॉ का देखते हैं तो प्रगा टूल्स कॉर्पोरेशन वर्सेस सीए इमानुअल का केस है, या फिर एक केस है PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2004 का। तो प्रगा टूल्स कॉर्पोरेशन में द कंपनी वाज अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड रिफ्यूज टू फुलफिल द स्टैट्यूटरी ड्यूटीज। तो इसमें रिट ऑफ मैंडेमस डाला गया कि डू योर ड्यूटी, परफॉर्म योर ड्यूटी एंड डायरेक्टेड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ। तो कोर्ट ने इसमें जो उसको डायरेक्शन दी। उसी द PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, तो सुप्रीम कोर्ट इशूड मैंडेमस डायरेक्टिंग द स्टेट गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट द मिड डे मील स्कीम एंड राइट टू फूड अंडर आर्टिकल 21। तो अंडर आर्टिकल 21 में मिड डे मील को राइट टू फूड को फंडामेंटल राइट बोल के यहाँ पे मैंडेमस में PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को डायरेक्शन दिया गया मैंडेमस में टू इम्प्लीमेंट मिड डे मील स्कीम। तो अगर कंक्लूड करें, मैंडेमस इज यूज्ड द पब्लिक ऑफिसर फॉर इंस्टीट्यूशन ऑफ fall to perform the legal duties. This is the prohibition
जो एक रिट है उसे तो वो टू फॉरबिड उसको बोलते हैं, वो रोकता है। तो इशू बाय ए हायर कोर्ट टू द लोअर कोर्ट विद द ट्रिब्यूनल टू स्टॉप फ्रॉम एक्टिंग बियॉन्ड इट्स पावर। अगर कोई लक्ष्मण रेखा कोई कोर्ट क्रॉस करता है तो उसको वो प्रोहिबिट करता है कि आप अब रुक जाइए। यूज्ड व्हेन ए कोर्ट विद द ट्रिब्यूनल हैज नॉट येट पास द ऑर्डर। एक चीज प्रोहिबिशन में आपको याद रखनी है कि यहाँ पे ऑर्डर पास नहीं हुआ, अभी केस चल रहा है, वहां पे रिट ऑफ प्रोहिबिशन लगता है। जैसे ईस्ट इंडिया कमर्शियल वर्सेस कलेक्टर कस्टम 1968 टू का केस था। ट्रिब्यूनल वाज ट्राइंग टू केस बियॉन्ड इट्स अथॉरिटी, जब अथॉरिटी नहीं है तो भी वो काम कर रहा है या चला रहा है, तो यहाँ पे जो है प्रोहिबिशन डाल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट इशूड प्रोहिबिशन टू स्टॉप द प्रोसीडिंग्स। उसी तरह से गोविंदा मीनन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1967 का केस है। द सेंट्रल गवर्नमेंट ट्राइड टू एक्ट बियॉन्ड इट्स जुरिसडिक्शन इन डिसिप्लिनरी मैटर, द कोर्ट इशूड द प्रोहिबिशन। इसको अगर कंक्लूड कर दिया, प्रोहिबिशन इज द प्रिवेंटिव रेट स्टॉपिंग एक्सेसिव और मिसयूज ऑफ द जुडिशियल पावर। सर्चोरी देखते हैं टू बी सर्टिफाइड, इसका मतलब होता है कि इशू बाय द हायर कोर्ट टू क्वैश एन इलीगल ऑर्डर पास्ड बाय द लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल। तो इसमें देखो द ऑर्डर इज ऑलरेडी पास्ड एंड द रीड करेक्ट करेक्ट द एरर। टू करेक्ट द एरर यहाँ पे वो बोलते हैं कि यहाँ पे सर्चोरी और प्रोहिबिशन में फर्क है कि प्रोहिबिशन में कोर्ट केस चल रहा है और सर्चोरी में केस खत्म हो चुका है, तो ये issued by the higher court to quash the illegal order passed by the lower court or the tribunal। तो इसमें द ऑर्डर इज ऑलरेडी पास्ड एंड द रीड करेक्टेड द एरर। जैसे सूर्य देव राय वर्सेस रामचंद्र के राय के केस में हुआ था। लोअर कोर्ट हैज पास द आर्बिट्रेरी ऑर्डर, खुद के मन से कैसे भी विदाउट फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, तो इसको क्वैश कर दिया सर्चोरी में। उसी तरह सुप्रीम कोर्ट इशूड द सर्चोरी एंड कैश्ड इट। उसी तरह से टीसी बसप्पा वर्सेस टी नगप्पा, बहुत सारे केस है सर्चोरी के ऊपर। इस तरह के जो केसेस आते हैं आप लिख सकते हो। द कोर्ट हेल्ड दैट द सर्चोरी इज अवेलेबल इवन फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट्स वायलेटिंग द नेचुरल जस्टिस। तो कंक्लूड करें तो सर्चोरी इज द करेक्टिव रेट यहाँ पे यूज्ड बाय द कैंसल द अनलॉफुल एंड बायस्ड डिसीजन ऑफ द लोअर कोर्ट्स और द लोअर अथॉरिटीज बाय द हायर कोर्ट्स। तो इसमें देखें तो को वारंटो बाय व्हाट अथॉरिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रेट, फिफ्थ रेट को वारंटो है बाय व्हाट अथॉरिटी, शो योर अथॉरिटी। जैसे क्या होता है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, इशू टू प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस और इलीगलिटी। जैसे कोर्ट क्वेश्चंस बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर इन दिस पोजीशन, कि आपका ये अथॉरिटी है क्या। ये यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर वर्सेस गोविंद राव का केस है 1965 का। अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रोफेसर was challenged that the court discussed that the condition of quo warranto and held the writ applies if the post is public and the person is not qualified to hold the post। इसी तरह जबलपुर आर्य समाज के इसमें अगर देखते हैं तो हाई कोर्ट refuses to issue the quo warranto as an office was not public office and the private organizations are not covered under this writ। इसको अगर कंक्लूड करते हैं तो को वारंटो प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी ऑफ पब्लिक ऑफिसर्स बाय इंश्योरिंग ओनली क्वालिफाइड इंडिविजुअल होल्ड सच पोस्ट। इसी तरह जयललिता का केस इंपॉर्टेंट आता है को वारंटो में, जहां उनको ये बताएगा शो योर अथॉरिटी कि हाउ यू आर द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। उसी तरह डिफरेंस बिटवीन 32 और 26 अगर हम देखते हैं रेट के केसेस में, तो सुप्रीम कोर्ट एनफोर्समेंट फंडामेंटल राइट में ही अगर वो ये आएगा 226 में, जैसे फंडामेंटल राइट एंड लीगल राइट। और जुरिस्डिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 32 में होल इंडिया है एंड जहाँ पे भारत का झंडा है वहाँ उसका वो लगेगा। आर्टिकल 226 में टेरिटोरियल विद इन द स्टेट एंड आर्टिकल 32 जो है नेचर जो है इसका फंडामेंटल राइट इटसेल्फ है, और ये जो आर्टिकल 226 है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो अगर हम कंक्लूड करें तो रीट्स बहुत पावरफुल है, अगर देखा जाएगा तो कि ये पावरफुल लीगल रेमेडी है, एनफोर्स राइट्स एंड स्टॉप इनजस्टिस। आर्टिकल 32-26 इंश्योर करता है सिटीजन आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द अब्यूज ऑफ पावर बाय द स्टेट और द पब्लिक अथॉरिटीज। इंडियन जुडिशरी हैज यूज्ड रीड टू प्रमोट जस्टिस, इक्वलिटी, रूल ऑफ लॉ। तो ये चीजें हैं। आइए अब नेक्स्ट शॉर्ट नोट जो आया था यूनिफॉर्म सिविल कोड, हम इस बार भी आप इसको फेवरेट मान सकते हो कि इसके बाद में शॉर्ट नोट्स, इसमें भी आपको 10 से 15 से 20 पॉइंट आप लिख सकते हो अपने स्पीड के हिसाब से 6 से 7 मिनट में। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है कि रिफर्स टू द, जैसे आर्टिकल 44 में दिया हुआ है वन कॉमन लॉ, वन कॉमन सिविल लॉ। जैसे क्रिमिनल लॉ सभी रिलीजन के लिए, कास्ट के लिए, सबके लिए क्रिमिनल लॉ सेम है, तो पर्सनल लॉ भी जो ये बोलता है कि सिविल राइट्स और सिविल जो लॉ है वो भी पूरी यूनिफॉर्म होनी चाहिए पूरी इंडिया में, चाहे मैरिज से रिलेटेड हो, डाइवर्स से रिलेटेड, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन, मेंटेनेंस, या फिर जो भी चीज़ें जो सिविल राइट्स में आती है वो सारी सिविल राइट्स को यूनिफॉर्म करने की, इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, बेस्ड एवरीथिंग। तो ये करेंटली दिस मैटर्स आर गवर्न बाय द पर्सनल लॉस मेनी थिंग, जैसे मैरिज है, डाइवर्स है, इनहेरिटेंस है, ये पर्सनल लॉ गवर्न करती है। वेरियस आपके फैमिली लॉस है, रिलीजन बेस्ड हिंदू लॉ है, मुस्लिम लॉ, क्रिश्चियन, पारसी, इस तरह से। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन आर्टिकल 44 में दिया हुआ है कि स्टेट शाल एंडिवर, प्रयत्न करना चाहिए, स्टेट ने, गवर्नमेंट ने, कि टू इंश्योर and to secure the citizens that the uniform civil code throughout the territory of India is to be there under Article 44 Directive Principle of State Policy. This means what, that the government should try to bring the in the civil case
for all citizens irrespective of their religion. However, Article 44 is not enforceable in court as it is a directive principle, not fundamental right. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड का देखेंगे, इंश्योर करता है इक्वलिटी बिफोर द लॉ एज पर आर्टिकल 14. ये प्रोटेक्ट करता है सेकुलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को, प्रमोट करता है नेशनल इंटीग्रेशन को, और ये जेंडर जस्टिस स्पेशली फॉर वुमेन को लाने की कोशिश करता है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए मेल फीमेल में, और रिप्लेस करता है रिलीजन बेस्ड पर्सन लॉ को सिंगल सिविल लॉ, जिससे क्रिमिनल लॉ सेम है सभी रिलीजन के लिए, सभी कास्ट के लिए और सभी जेंडर के लिए और सभी जो है माइनॉरिटीज के लिए. तो ये रिप्लेस करता है कि सिंगल सिविल लॉ सबके लिए होना चाहिए सेम एज पर लाइक ए क्रिमिनल लॉ. तो इसमें अगर इंपॉर्टेंस देखते हैं केस लॉ अगर देखें तो शाहबानो का केस है 1985 का. ए 62 ईयर ओल्ड जहाँ पे एक मुस्लिम लेडी थी वॉज डाइवोर्स एंड डिनाइड मेंटेनेंस एज पर दिस सेक्शन 125 सीआरपीसी. तो सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द राइट टू मेंटेनेंस सेक्शन 125 जो सीआरपीसी का था मेंटेनेंस के बारे में. उन्होंने ये बताया कि ये जो क्रिमिनल लॉ है इसमें नीड्स ए यूनिफॉर्म सिविल कोड टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द सिटीजन. इसके बाद उसमें पॉलिटिकाइज में उसको डाइल्यूट किया गया था एक कानून बना के कोड ये पार्लियामेंट द्वारा, जो आज भी डिबेटेबल है. सरला मदगुल का केस है यूनियन ऑफ इंडिया 1995 का. हिंदू वुमेन कन्वर्टेड टू इस्लाम जस्ट टू मैरी अ सेकेंड टाइम. यहाँ पे द कोर्ट सेड दैट यू वाज अ मिसयूज ऑफ रिलीजन एंड स्टेट दैट द यूनिफॉर्म सिविल कोड इज नेसेसरी टू प्रिवेंट सच एक्सप्लॉयटेशन. उसी तरह से जॉन वलथम का केस है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2003. क्रिश्चियन प्रीस्ट चैलेंज द इंडियन सक्सेशन एक्ट as discriminatory. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व द यूनिफॉर्म सिविल कोड इज एसेंशियल टू एंश्योर इक्वलिटी एंड रिमूव द इनजस्टिस. करंट सिनेरियो में देखें तो गोवा में ऑलरेडी यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जहाँ गोवा फैमिली और पोर्चुगल सिविल कोड वहाँ पे चलता है. रेस्ट ऑफ इंडिया पर्सनल लॉ स्टिल अप्लाई द रिलीजन. इसमें अगर देखेंगे, अगर आप आर्ग्यूमेंट देखेंगे इक्वालिटी के बारे में, ऑल सिटीजन विल बी ट्रीटेड इक्वली अंडर वन लॉ. अगर इसके फेवर में अगर देखेंगे, हम अब ये देखते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के फेवर में क्या आर्ग्यूमेंट है लोगों के और अनफेवर में क्या है. तो जैसे जेंडर जस्टिस है, फेवर में है कि रिमूव डिस्क्रिमिनेशन, प्रैक्टिस अगेंस्ट वुमेन इन सम पर्सन लॉ, या नेशनल इंटीग्रेशन लाएगा. कॉमन लॉ क्रिएट्स ए सेंस ऑफ यूनिटी अमॉन्ग डाइवर्स कम्युनिटीज. सेकुलरिज्म को बढ़ावा देगा कि स्टेट शुड नॉट इंटरफियर और फेवर और एनी रिलीजन फॉर द लीगल मैटर्स एंड सबको इक्वल उसमें आइडेंटिटी मिलनी चाहिए. लीगल क्लैरिटी आएगी, रिड्यूसेस कंफ्यूजन एंड कॉन्ट्रडिक्शन इन डिफरेंट रिलीजन्स के बारे में. आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड है कि रिलीजियस फ्रीडम ये खत्म कर देगा. द स्टेट फील द यूनिफॉर्म सिविल कोड इफेक्ट द राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन एज पर आर्टिकल 25. इसको आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट में ये कल्चरल सेंसिटिविटी के बारे में बोलता है कि इंडिया इज ए कंट्री ऑफ डाइवर्स कस्टम बिलीफ, ये खत्म कर सकता है. पॉलिटिकल अपोजिशन है कि वोट बैंक के लिए भी बहुत बार ये होता है कि मैनी ग्रुप्स फियर दैट दे बी यूज्ड फॉर द पॉलिटिकल पर्पस. लैक ऑफ कॉन्शियसनेस है, देयर इज नो यूनिफॉर्म आर्ग्यूमेंट एग्रीमेंट इवन विद इन द माइनॉरिटी कम्युनिटीज. लॉ कमीशन स्टैंड देखते 2018 का लॉ कमीशन ऑफ इंडिया यूनिफॉर्म सिविल कोड इज नॉट नेसेसरी एट दिस स्टेज, जब उन्होंने बताया था. इंस्टेड इट सजेस्ट द रिफॉर्म विद पर्सनल लॉज टू मेक इट जस्ट एंड इक्वेबल. रिसेंट डेवलपमेंट अगर देखेंगे तो सेवरल स्टेट्स पॉलिटिकल लीडर्स हैव शोन द इंटरेस्ट इन इंट्रोड्यूसिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड. डिबेट है एक्टिव पब्लिक ओपिनियन के बारे में, क्योंकि ये डायरेक्शन देता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. यूनिफॉर्म सिविल कोड वो मैंडेट करता है और वो बोलता है कि आप इस पर प्रयत्न करिए कि और कि आगे एंडिवर करिए कि कोशिश करिए कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया में लाओ. तो सुप्रीम कोर्ट ये रिपीटेडली बोला है, आर्ग्यू किया गवर्नमेंट को टू टेक अ स्टेप फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड, लेकिन गवर्नमेंट नहीं लाती. तो यूनिफॉर्म सिविल कोड इज सेंसेशनल एंड इंपॉर्टेंट इशू इन इंडिया. अगर देखेंगे तो इट इंश्योर करता है कि बहुत इक्वलिटी एंड जस्टिस स्पेशली फॉर वुमेन, बट नीड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड ग्रेजुअली एंड केयरफुली आफ्टर द कंसल्टेशन विद रिस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी कल्चर, जो इसके बारे में वो बताता है. आइए फटाफट हम देखते हैं कि आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन आया, जैसे स्टेट राइट टू इक्वलिटी आपको सबको पता है 14 to 18 आप लिख सकते हो. फंडामेंटल ड्यूटीज जो है कि अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट में हुआ था 51A, और 4A में तो 10 ड्यूटीज है, 11 ड्यूटी ऐड हुई थी 86 अमेंडमेंट में. व्हाट आर द मेजर चेंजेस इंट्रोड्यूस बाय द रेगुलेटरी एक्ट. जैसे आपको हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आपको ये क्वेश्चन आ सकते हैं. तो ये रेगुलेटरी एक्ट 1973 का था, फर्स्ट स्टेप द ब्रिटिश पार्लियामेंट था. मेजर चेंजेस इसमें करते गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वारन हस्टिंग वाज द फर्स्ट. उसके बाद एस्टेब्लिश ऑफ द काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स असिस्ट टू द गवर्नर जनरल. और उसके बाद इसमें जो प्रोविजंस लाए थे कि मेड द प्रोविजन द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल सुप्रीम द गवर्नर के बारे में, सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता 1972. यानी 2 आपको लिखने हैं. डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स भी, उसके बाद द डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स के बारे में कि इनकंसिस्टेंट लॉ, जैसे बीकाजी का केस है वो आपको इसके बारे में पूछा गया था. वेरियस मोड्स ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप बाय बर्थ ऑलरेडी प्रॉब्लम में भी आया था. डिसेंट है, रजिस्ट्रेशन है, नेचुरलाइजेशन है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, ये भी आप इसमें लिख सकते हो. स्टेट द मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे 42nd अमेंडमेंट में ऐड हुआ 25 to 8 में. ये सेकुलरिज्म के बारे में हमने डिस्कस, मीन्स द स्टेट हैज नो ऑफिशियल रिलीजन. उसी तरह से स्टेट द रीजन ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम, हमने ऑलरेडी
देखा हुआ है कि ये 25 में फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस, रिलीजन है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ, अदर फंडामेंटल राइट और सोशल वेलफेयर के लिए। लास्ट देखते हैं विच वाज द एक्ट दैट वाज पास 21A। तो 21 में राइट टू 16 एजुकेशन राइट है 2009। इस तरह से हमने पूरा किया। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से एग्जाम पास हो जाइए। इस तरह से हमने ये डिटेल में ये कॉन्स्टिट्यूशन लॉ प्रीवियस एग्जाम पेपर हमने एक पेपर देखा है। ये अराउंड आपका 50 to 60% सिलेबस कवर करता है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से करिए। ऑल द बेस्ट।